नमस्कार। मैं आया हूं आज सभी भारतवासियों के लिए केले की खेती के प्रोग्राम को लेकर के, शुरुआत से अंत तक बनाना फार्मिंग। हम किसान क्यों बनाना फार्मिंग कर रहे हैं यह हमें पता होना चाहिए। उसके पहले मैं बतला दूं, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से किसान पाठशाला के बैनर को लेकर के पूरे भारत में केला, पपीता और गन्ना पर आगे बढ़ रहा हूं। केले की खेती, भारत आज ऐसी अवस्था पर आकर के खड़ा है कोविड-19 के कारण कि पूरी दुनिया की नजर केले की खेती के लिए भारत पर आकर के रुक चुकी है। अगर मैं कहूं कि आगे का भविष्य क्या होने वाला है केले की खेती में, भारत का प्रीमियम गोल्ड डायमंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज तक भारत में जो पूरे विश्व का प्रोडक्शन होता है 30% प्लस होता है पूरे भारत में, विश्व का जितना प्रोडक्शन है उसके बनिस्पत, और एक्सपोर्ट कितना होता है? मात्र 3%। पूरे भारत में जितना प्रोडक्शन होता है उसका केवल 3% जाता है। कोविड-19 के कारण सारे देशों में गड़बड़ियां हो रही है। जहां से यूरोपियन कंट्री में माल जाता था या अदर कंट्रीज में माल जाता था, वहां पर कोविड-19 के कारण ब्रेक लगा हुआ है। और दूसरा, वहां पर पनामा विल्ट का अटैक बढ़ रहा है। भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, भारत के किसानों के पास अपॉर्चुनिटी है कि हमारी फार्मिंग को वेल, गुड और बेस्ट कैसे करें। शुरुआत से अंत तक, मिडिल फार्मर, लोअर फार्मर, अपर फार्मर, ड्रिप का फार्मर, फ्लड इरिगेशन, सारा कुछ आज आपको मेरे साथ में मिलने वाला है। मैक्सिमम पूरे भारत के किसान मुझे जानते हैं, बलराम किसान मेरा नाम है। और हम शुरुआत करते हैं। केला खेती क्या है? केला खेती एक ऐसा टॉपिक है जो किसानों की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा उसने सुदृढ़ किया है। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं इकोनॉमी में किसानों की, तो केले खेती ने एक ऐसा मकाम हासिल किया है जो अदर फार्मिंग शायद रुकती है, सोचती है या आगे बढ़ने में समझने का प्रयास करती है। केले खेती से मैं दो तीन मेरा आशय है। कर्ज मुक्त हो सकते हैं, लोगों को कर्जा देने वाले हम बन सकते हैं। आज की कंडीशन में अगर हम फार्मेट सही नहीं उपयोग करेंगे केले की खेती में, तो हम कर्जदार बन सकते हैं। यह भी बड़ा फैक्ट है। केले का खेती करने का जो तरीका है वह एकदम सिंप्लीफाई होना चाहिए। किसान पाठशाला आप सभी किसानों के लिए क्या लेकर के आया है? सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन। छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जहां पर हमें सबको गौर करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, उसे पालन करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों ने बहुत सारों ने डेटास बनाए हैं बनाना फार्मिंग के लिए। कई सारे एग्रोनॉमिस्ट हैं बनाना फार्मिंग के लिए। कई सारी टिश्यू कल्चर लैब है जो पौधा बना करके किसानों को गाइडलाइन दे रही है। लेकिन इन सब का निचोड़ क्या आता है पता है? यहां पर जाना है, यहां पर फार्मर है, इन सब का निचोड़ ऐसा आता है। मैं बात करता हूं सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम की। फार्मर है, केले की खेती करना है, सट से कैसे जाकर के केले की खेती स्टार्ट कर दे। इसके लिए कुछ छोटे छोटे बिंदु है जहां पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह जो मेरा आज का एडिशन है, शुरुआत से अंत तक जो टिका हुआ रहेगा, उसको कहीं पर भटकने की, जाने की आवश्यकता नहीं है। केले की खेती, लैंड प्रिपरेशन, जमीन की तैयारी, ग्राफ, ड्रिप, फ्लड, फर्टिगेशन, बीमारियां, तौर तरीके, मार्केट और अगली फसल कैसे लें। थोड़े 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 छोटे छोटे डॉट्स हैं, मैं जिनको कट वाइज करते जाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कोशिश कीजिए, पेन और पैड लेकर बैठिए। मैं हर फार्मर को मैनेजमेंट गुरु बनाना चाहता हूं अपनी फील्ड का, अपनी खुद की खेती का। वो कोई सी भी फार्मिंग कर रहा हो, अगर आप मैनेजमेंट गुरु नहीं है, एग्रीकल्चर में पेन कागज लेकर नहीं बैठ रहे हैं, तो आप खेती करना बंद कर दीजिए, किराना दुकान खोल लीजिए, सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। और खेती किसी को लीज पे दे दीजिए। कड़वा वचन है, लेकिन समझने सुनने के लिए तैयार रहिए। इसलिए कहता हूं पेन कागज लेकर बैठिए, ताकि नोट्स बनाइए, जहां पर समझ में ना आए उसे और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आता है निकलकर खेत की तैयारी। सिंप्लीफाई तरीके से अभी यहां पर पूरे भारत के लिए मैं बात कर रहा हूं। पूरे भारत के केला किसान खेत की तैयारी कैसे करें, छोटे छोटे डॉट्स हैं। सबसे पहला नंबर 1 आपके पास आएगा लैंड प्रिपरेशन। केले की खेती में सबसे पहले एक चीज आएगी, जमीन की जुताई कैसे करें। एक लैंड प्रिपरेशन, एलपी, जमीन की तैयारी।
जिनके पास जो भी उपकरण है, गहरी जुताई करना है, उसके पहले एक चीज निकल के आएगी, क्या मुझे यह केले की खेती 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है, या पंचवर्षीय योजना या उसके ऊपर करना है। मैं बलराम किसान हर बार फार्मर को बोलता हूं कि सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तहत, किसान पाठशाला के तहत केले की खेती में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप कम से कम पंचवर्षीय योजना मान करके आप एंट्री कीजिए। आप कंद लगाएं या टिश्यू का रोप लगाएं, पौधा लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम पौध लगा रहे हैं या गठान लगा रहे हैं, कंद। हमें जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन करने से पहले पेपर पे आना पड़ेगा कि मुझे 1 साल के लिए फार्मिंग करना है या 5 साल के लिए करना है। तो मैं आज आपको बतलाऊंगा कि एक बार लगा करके 5 साल तक कैसे कंटिन्यू बनाना फार्मिंग की जाती है। अभी सबसे पहला नंबर 1 लैंड प्रिपरेशन, एलपी। गहरी जुताई करना है। जिस दिन हमें प्लांटेशन करना है उसके ठीक 1 महीने पहले कम से कम। केले की खेती साल भर 12 महीने की जाती है, 365 दिन लगा सकते हैं, पूरे भारत में लगा सकते हैं। जितने भी 20 राज्य, 24 राज्य, 29 राज्य हैं, सभी राज्यों में केले की खेती हो सकती है। लेकिन उसको सिंप्लीफाई तरीके से मैं आगे बतलाता जाऊंगा, क्षेत्र वाइज क्या होगा। सभी के लिए ये बाइट्स है छोटी छोटी। नंबर 1 एलपी, लैंड प्रिपरेशन। गहरी जुताई करना है। जो पलटी पलऊ आता है आपके पास, 2 कान आते हैं ट्रैक्टर के पीछे जो मिट्टी को पलटता है, वो कम से कम 12 से 15 इंच तक गहरा कर देता है। उसका प्रयोग करना है पंचवर्षीय योजना में। अगर आपको 1 ही साल लेना है तो कुछ दिमाग मत लड़ाओ, सिंगल कल्टीवेटर कर दो, थोड़ा सा जो 4-6 इंच गहरा होगा उसमें काम हो जाएगा। लेकिन सही से अच्छे तरीके से अगर जाना है, सबसे पहला पॉइंट लैंड प्रिपरेशन में गहरी जुताई करना है। उसे कम से कम 15 से 20 दिन तक, 15 दिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसे धूप खिलाना है, उसकी हवा बाहर निकालना है। बहुत सी जगह मैंने समझा है गहरी जुताई करने से पहले पानी दे देते हैं, फिर गहरी जुताई करते हैं, फिर उसके ढेपे निकालने के लिए फिर पानी देते हैं, ढेपे निकालते हैं। सबसे गलत तरीका है लैंड प्रिपरेशन का। एक ही तरीका है लैंड प्रिपरेशन का, गहरी जुताई करो, उसे धूप खिलाओ, उसकी हवा को रिलीज करो, ताकि वहां पर जो भी पुराने बैक्टीरियाज, निमेटोड, माइक्रोबेस कॉलोनी बनी हुई है वह टूट जाए, उसकी साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगली फसल के लिए हमें शुद्ध, सात्विक, स्टेरिलाइज करी हुई जमीन मिले। धूप खिलाना अति आवश्यक है। सबसे पहला प्रोग्राम खेत की तैयारी में, लैंड प्रिपरेशन में गहरी जुताई करके धूप खिलाना है। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। अभी धूप खिलाने के बाद हमें क्या करना है, जिस दिन हमें प्लांटेशन करना है, कंद हो या रोप हो, दोनों के लिए पहली बेसिक प्रैक्टिसेस एक ही रहेगी। जिस दिन हमें प्लांटेशन करना है उसके 10 दिन पहले जाएं, रिवर्स 10 दिन रिवर्स जाएं। अगर हमें 10 तारीख को प्लांटेशन करना है तो मैं बात कर रहा हूं 1 तारीख की। क्या करना है, जो हमने लैंड प्रिपरेशन के लिए पलटी पलव किया है उसे धूप खिलाने के लिए अभी उसके बड़े बड़े ढेपे बने होंगे। जिन क्षेत्रों में पीली मिट्टी है या भुरभुरी रेतीली मिट्टी है वो फूट जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। लेकिन ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, मध्यम मिट्टी, या जिन मिट्टी में पीएच जाता है, जो हार्डनेस हो चुकी है, उनके बड़े बड़े ढेपे बनेंगे कड़क, भले से वो 1 महीने तक धूप खा रहे हैं। अभी उन ढेपों को पहले बखर चला करके ट्रैक्टर के पीछे कड़क पाटा लगा करके उन ढेपों को तोड़ देना है। जिनका साइज बोल्डर होता है उनका साइज छोटा छोटा कर लेना है। गहरी जुताई करने के बाद 20 दिन तक आपने धूप खिलाई, हवा निकाल दी। उसके बाद में 20 से 30 दिन के बाद में जो बड़े ढेपे बचे हैं उनको ट्रैक्टर से, बड़े पट्टे से घुमा करके आपको छोटे करना है। बड़े बोल, बड़े ढेपों को छोटा करना है। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपको यहां पर बायोमास कार्बन और हमारी जमीन के मुताबिक फर्टिलिटी करना है। जमीन की तैयारी करने के पहले, जमीन की तैयारी करने के पहले क्या फर्टिलिटी करते हैं? सबसे नंबर 1 पे आता है गोबर, कार्बन, बायोमास कार्बन। उसके बाद में आता है जिप्सम। गोबर, कार्बन, बायोमास कार्बन एक ही चीज का नाम है, जिप्सम दूसरी चीज का नाम है। जिप्सम खदानों की मिट्टी है एक तरह की, जिसके अंदर कैल्शियम और सल्फेट दोनों चीज आती है। जिप्सम क्यों जरूरी है? जिप्सम इसलिए जरूरी है कि किसी भी किसान की फील्ड का, आज हमें बहुत से फार्मरों ने मृदा परीक्षण करा रखा है तो उन्हें पता चल गया कि पीएच बड़ा है या घटा है या मध्यम है।
90% किसान ऐसे हैं जिनके पास मृदा परीक्षण हुआ नहीं है या करवाया है तो उनको शंका है कि गलत हो सकता है या करवा नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट सिंप्लीफाई क्या हुआ, जिप्सम का प्रयोग करें। 1000 पौध के लिए 1000 पौध के लिए 3 ट्रॉली गोबर की खाद परफेक्ट होती है अगर बजट है। कम से कम 1.5 ट्रॉली डालना ही पड़ेगा, निश्चित है। अगर केले की खेती करना है तो 1.5 ट्रॉली गोबर आपको उपयोग करना है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे 500 केजी जिप्सम कम से कम। अगर हेवी ब्लैक सॉइल है और आपका पलटी पलव करने के बाद में कड़क ज्यादा हुआ है ढेपा, जो 1 महीने के बाद भी फूट कर ऑटोमेटिक सिंक नहीं हुआ और साइज बड़ा है, तो आपको जिप्सम 1 टन लेना चाहिए। 500 केजी की बजाय 1000 केजी लेना चाहिए आपको जिप्सम 1000 पौधे के लिए। मैं इस प्रोग्रामिंग को रिपीट कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। गहरी जुताई 20 से 25 दिन धूप खिलाना है, उसके बाद ट्रैक्टर के पीछे बड़ा लक्कड़ का पाटा लगा करके घुमाना है ताकि बड़े डेपे टूट जाए। उसके बाद में उसमें हमारे पास बजट है तो 3 ट्राली गोबर 1000 पौधे पर या 1.5 ट्राली डालना ही है, और हमारी जमीन ज्यादा हार्ड है, कड़क है तो 1 टन जिप्सम, और अगर मध्यम है या सॉफ्ट है तो कम से कम 500 केजी जिप्सम डालना है। उसके बाद में लास्ट में रोटावेटर चलेगा ताकि पूरे खेत में यह जो बिखरा हुआ है गोबर और जिप्सम इसको मिक्स कर दे ऊपर की 6 इंच की लेयर पर। खेत के ऊपर की 6 इंच की लेयर पर यह मिक्स होना अति आवश्यक है, क्योंकि रूट जोन ज्यादा नीचे जाता नहीं। पलटी पलव करने के पहले जो गोबर डाल रहे हैं, जिप्सम डाल रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, उसे एक सिरे से बंद करो। यहां इस टॉपिक को कहते हैं हम लैंड प्रिपरेशन। लास्ट में जब रोटावेटर होता है, यह एलपी का काम पूरा संपूर्ण होता है, लैंड प्रिपरेशन, जमीन की तैयारी। पूरे भारत के लिए एक ही पैटर्न है ये जमीन की तैयारी का। धूप खिलाना है, गहरी जुताई करना है, हवा निकालना है, उसको स्टरलाइज करना है। ये धूप खिलाने में सब कुछ आ गया। ओके, पहला प्रोग्राम आप आगे बढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आते हैं जमीन की तैयारी के बाद प्लांटेशन का तरीका। एलपी, लैंड प्रिपरेशन को अभी तक आपने समझा। इसमें जो नहीं समझ में आ रहा हो उसके नोट्स बनाओ और मुझसे मैसेज बॉक्स में, यूट्यूब पर जो चैटिंग बॉक्स है वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो। अभी जमीन की तैयारी के बाद प्लांटेशन करना है, और प्लांटेशन में क्या करना है। पूरे भारत के लिए यह बाइट है कि केला लगाते समय हम क्या करें। नंबर 1, आप टिश्यू का उपयोग कर सकते हो, पौध का। नंबर 2, आप कंद का उपयोग कर सकते हो, गठान का। यह पौध है और यह गठान है, दोनों का उपयोग कर सकते हो। अभी यहां पर समझने वाली बात है कि हम पौध का चयन कैसे करें और कंद का चयन कैसे करें प्लांटेशन के लिए, और प्लांटेशन कैसे करें। पौध आप किसी भी टिश्यू कल्चर रजिस्टर्ड, जिसको डीबीटी हो, डिपार्टमेंट आप बायोटेक्नोलॉजी, इसका सर्टिफिकेशन हो, एक भारत सरकार सर्टिफाइड करती है टिश्यू कल्चर कंपनी को, जिसको डीबीटी बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी यहां से आप कंद मतलब पौधा खरीद सकते हो। पूरे भारत में लगभग 94 टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमें एक मेरा भी लैब है रेवा फ्लोरा कल्चर का, आप चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। ऑल इंडिया में 94 टिश्यू कल्चर लैब है, पूरे भारत के किसानों के लिए है। जिसके पास डीबीटी हो वहां से हम पौधा ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर 100% वायरस इंडेक्सिंग किया जाता है, वायरस को रजिस्टर्ड किया जाता है, उसको आगे नहीं भेजा जाता है, और गवर्नमेंट के नॉर्म्स 100 फॉलो किए जाते हैं जहां पर डीबीटी होती है। एक बात है। अभी बहुत सारे ब्रांड है, इसमें भ्रांतियां हैं, मैं कौन सा पौधा लूं, इस कंपनी का लूं या उस कंपनी का लूं, कुछ दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। डीबीटी जिसके पास हो अप्रूवल, उस कंपनी का पौधा आप ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं कंद पर। तो कंद का सिलेक्शन कैसा किया जाता है। कंद का साइज 300 से 400 ग्राम का एक होना चाहिए, 500 से 600 ग्राम का दूसरा, या 700 से 800 ग्राम मैक्सिमम। ए, बी, सी, इनमें सबसे बेस्ट होता है 500 ग्राम के ऊपर नीचे का। हम कंद का सिलेक्शन कर सकते हैं, कंद वजन से आता है, क्योंकि जो बड़ा कंद हो चुका है, जिसको बार बार कट चुका है, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा मतलब केले का पौधा पत्ते से उम्र गिना जाता है।
कितने पत्ते आ गए उतने उसकी उम्र हो गई। अगर हमने 300 से 500 ग्राम से ज्यादा बड़ा लिया तो वो एजेड हो चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है, अब वह जल्दी फ्लावर दे देगा तो फ्लावर छोटा आएगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अगर कंद कहीं से खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, जिस फील्ड से कंद ले रहे हैं या तो आप वहां जाकर के देख लें, वहां पर रोग, फंगस, निमेटोड, वायरल डिसीज कुछ है तो नहीं उस खेत में। दूसरा, वह खेत ज्यादा पानी से भरा हुआ तो नहीं है, कीचड़ कीचड़ तो नहीं है जहां से हम कंद परचेस करवा रहे हैं। तीसरा, कंद जिसको निकालने का बोलेंगे उसे एक ही चीज बोलना है, भैया आपको यूनिफॉर्मिलिटी में देना है। चौथा और अहम बात, हर फार्मर पूछता है मैं टिश्यू का कंद लूं या कंद का कंद लूं, ये दोनों का कोई महत्व नहीं है। आपको चयन पर करना पड़ेगा कि मैं कौन सी प्रजाति का कंद लूं। अभी यहां पर जात आ गई, मैं कैटेगरी बतला रहा था, पौधा या कंद ये हो गई कैटेगरी। अभी मैं बता रहा हूं जात, G9, ये एक हो गई उसकी मदर टंग, मदर कैरेक्टर। रोबेस्टा, G9, केवेंडिस, बसराई, रामभोग, ये अलग अलग जातियां हैं। लेकिन पूरे भारत में कौन सा चलता है? केवल और केवल G9 ज्यादा मात्रा में। 90%, 95% केला जो पूरे भारत में चलता है वो चलता है ग्रैंड 9 या G9। आपको चयन करना है कि आपके क्षेत्र में आपका कौन सा प्लांटेशन करना है, उसके मुताबिक आपको मदर कैरेक्टर चयन करना है। और मदर कैरेक्टर चयन करने के बाद जिस खेत से हमें कंद बुलाना है वहां से यूनिफॉर्मिलिटी बुलाना है, एक जैसा साइज। जो हम जिसको गांठ खोदने का ऑर्डर दे रहे हैं, जहां से कंद बुलाने का ऑर्डर दे रहे हैं, उन्हें सिंपल तरीके से एक ही बात कहना है, भैया जितनी गठाने दोगे उनका साइज मुझे एक जैसा चाहिए। अगर अनइवन है, आगे पीछे है, तो टिश्यू और गांठ में गड़बड़ी होगी, फर्क आ जाएगा। क्यों? गठान कम हो रही है लगाना और टिश्यू का रोग बढ़ रहा है। पौध में एक जैसा एक साथ एक महीने के अंदर पूरा खेत फ्लावरिंग आ जाता है। और गांठ में क्या होता है कि आपके पास छोटी बड़ी गांठ आ गई, लंबी पतली आ गई, मोटी नाटी आ गई। अभी जो आपके पास कंद का ढेर आया है, अगर आपने डायरेक्ट ये उठाकर वैसा का वैसा प्लांटेशन कर दिया तो आगे पीछे ही फ्लावरिंग आना है, तो फिर टिश्यू 100 सक्सेस है, गांठ आपका फेल है। गांठ को 100 सक्सेस करना है, पैसे बचा करके फार्मिंग करना है, तो क्या किया जाए? अभी जितना बड़ा भी ढेर आपका आया है, इस ढेर में 3 कैटेगरी बनाना है ABC की। कैसे? ABC वजन के हिसाब से। अभी 300 ग्राम के ऊपर नीचे, 500 ग्राम के ऊपर नीचे और 700 ग्राम के ऊपर नीचे, ABC। इससे छोटी गांठ आए उसको फेंक दो, इससे बड़ी गांठ आए उसको फेंक दो। आपने अच्छा खेत देखा है, रोग रहित खेत देखा है, वो फर्स्ट टिश्यू का हो या गठान का हो, दोनों चलेगा, कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन उसका आउटपुट अच्छा आना चाहिए। वो फार्मर को देखना है कि ये फार्मर अच्छे से फील्ड पर काम करता है, उसके खेत में ज्यादा कीचड़ कीचड़ नहीं हो, वहां पर बीमारियां, विल्टिंग, डंपिंग, निमेटोड, सिगाटोगा ज्यादा ना होना चाहिए, बंची टॉप वायरस, उस खेत में रोगों की मात्रा नहीं होना चाहिए, वहां की आप गठान ले सकते हो। लेने के बाद यूनिफॉर्मिलिटी आपको बुलाना है। बुलाने के बाद आपके खेत में आ गया और एक ढेर हो गया। अभी उस ढेर पे आपको क्या करना है? ABC का 3 साइज करना है। 300 ग्राम का एक ढेर हो गया, 500 ग्राम के ऊपर नीचे दूसरा ढेर और 700 ग्राम के ऊपर नीचे तीसरा ढेर। 300 के नीचे का फेंक दो, 700 के ऊपर का फेंक दो। खेत में जब हम प्लांटेशन करेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, टिश्यू और कंद, पूरे भारत में 70% कंद लगता है और 30% टिश्यू लगता है, तो दोनों को साथ में लिंकिंग करके ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक जैसी प्रक्रिया है, केवल आपको A साइज का कितनी लाइनें लगी हैं वो देख लो, B साइज की कितनी लाइनें लगी है वो देख लो, और C साइज की कितनी लाइनें लगी है। ये हमारा खेत का डायग्राम हो गया। तो यहां हमें पता चल जाएगा कि 30 लाइनें लगी A की, 20 लगी B की और बाकी की 50 लगी C की। तो हम इसमें फर्टिलिटी और वाटर मैनेजमेंट और ड्रेंचिंग्स अलग अलग कर सकते हैं, ताकि तीनों यूनिफॉर्मिलिटी में एक साथ आए, एक साथ मार्केट में बिके और एक्सपोर्ट कर सके। हाँ, मैं बोल रहा हूं बलराम किसान, कंद को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, करते हैं हम, बहुत सी जगह यह कर रहे हैं। केवल टिश्यू लगाऊंगा जब मेरा अच्छा मार्केट में मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा में जाएगा, वो भ्रांति गलत है। केवल आपका टिश्यू में एक ही होता है कि पौधा रहता है
और वह यूनिफॉर्मिलिटी में एक साथ चलता है, एक जैसी हाइट आती है, पूरे खेत एक जैसा रहता है, एक साथ फ्लावरिंग आती है, एक साथ कटिंग आती है, एक साथ बिकता है। आगे पीछे होता नहीं तो खरीदी बिक्री में दिक्कत आती नहीं। दूसरा, यहां पर अलग अलग है, हमने अगर डिवाइड कर दिया लाइनों से तो ये जो 30-40 है ये एक साथ आएंगे, ये 20 एक साथ आएंगे, ये 50 एक साथ आएंगे। तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। पहले गाड़ी यहां की बनेगी, फिर यहां की बनेगी, फिर यहां की बनेगी। जो बड़ा कंध है उसका फ्लावरिंग जल्दी आएगा, जो छोटा कंध है उसका फ्लावरिंग बाद में आएगा। केवल इतना सही फर्क है, बाकी पौध में और कंद में कोई मेजर फर्क नहीं है। दोनों को हम उपयोग कर सकते हैं। जिसके पास बजट हो उसने केवल पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि 15 रुपए के ऊपर नीचे आसानी से मिल सकता है। जहां लंबी दूर, जहां पर टिश्यू कल्चर लैब्स नहीं है, वहां पर लगभग 20 रुपए का मिल रहा है। जिसके पास बजट की अभाव है, जिसके पास पैसे का अभाव है, अगर हम 15 रुपए का पौध लगा देंगे तो फिर उसको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? इसलिए आपको 3 से 5 रुपए में कंद आसानी से मिल जाएगा और ये 10 रुपए में हम उसको पका सकते हैं। दोनों के लिए है, जिसके पास बजट हो टिश्यू लगाए, जिसके पास बजट कम हो वह कंद लगाए। यहां पर आपको मैंने बतलाया कि पौध का सिलेक्शन, रोप का सिलेक्शन, कंद का सिलेक्शन कैसे किया जाए। अभी इसके बाद में नेक्स्ट आता है, पहले मैंने बताया आपको एलपी लैंड प्रिपरेशन, उसके बाद में बताया प्लांट लगाना है, लगाते समय हमें पौध का सिलेक्शन कैसे करना है या गांठ का सिलेक्शन कैसे करना है। अभी लगाते समय एग्जैक्ट प्लांटेशन, केले का प्लांटेशन होना कैसे चाहिए। थर्ड पॉइंट, नोटपैड है आपके पास? नहीं है तो वीडियो को पुश करो और नोटपैड लेकर के आओ। किसान पाठशाला पूरे भारत में सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन पर काम कर रहा है। मैं पूरे केले को श्रिंक करके आप सभी किसानों तक यह पहुंचाना चाह रहा हूं, क्या सरल शब्दों में, क्या कम से कम पैसे में, क्या आसानी से हम हमारी केले की खेती कर सकते हैं पंचवर्षीय योजना के तहत। एक बार लगाएं और कम से कम 5 साल तक 6 से 7 कटिंग ले। हाँ, 5 साल में 6 से 7 कटिंग ली जा सकती है। वही मैं बार बार आप सभी किसानों को बोलना चाहता हूं, पूरा ये वीडियो शुरुआत से अंत तक देखें, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। अभी प्लांटेशन का तरीका, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं मैं। पूरे भारत में प्लांटेशन किया जाता है अलग अलग तरीके से। अभी यहां पर प्लांटेशन के तरीके में जियोग्राफिकल जोन आपको समझना पड़ेगा। प्लांटेशन के तरीके में पहले मैं बतला देता हूं प्लांटेशन का तरीका, फिर जियोग्राफिकल जोन और ग्राफ आएगा कि हम क्या ग्राफ से लें। प्लांटेशन का तरीका, आप कंद लगाओ, गांठ या रोप लगाओ, दोनों में एक जैसा ही होने वाला है, एक ही तरीके का होने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। दूसरी बात, आप ड्रिप का लगाओ या फ्लड का लगाओ, दोनों में एक ही जैसे होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पुनः दोहराऊंगा, पौध या गांठ दोनों एक जैसा ही प्लांटेशन करना है। ड्रिप या फ्लड, नाली से पानी दे रहे हैं या ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं, एक जैसा तरीका पौधा लगाने का या गांठ लगाने का मैं बतला रहा हूं, एक जैसा रहेगा। पानी देने का तरीका, बेड बनाने का तरीका, वाटर मैनेजमेंट की थीम अलग अलग होगी, लेकिन हम प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। प्लांटेशन का तरीका 100 और 100 एक जैसा ही रहेगा। क्या तरीका है? यहां पर आपकी ड्रिप है और यहां पर आपकी नालियां हैं। ओके, ड्रिप है या नाली है, दोनों में प्लांटेशन का तरीका एक जैसा ही होगा। कैसे होगा? जिस दिन हमें प्लांटेशन करना है, उदाहरण के लिए मुझे 7 तारीख को प्लांटेशन करना है, तो 1 तारीख को हमें खेत में काम चालू करना है। क्या चालू करना है? नंबर 1, पहले दिन पानी देना है, दूसरे दिन पानी बंद करना है, तीसरे दिन पानी देना है, चौथे दिन पानी बंद करना है, 5वें दिन पानी देना है, 6ठे दिन पानी बंद करना है। ड्रिप है तो ड्रिप में भी वैसे ही करना है। फ्लड है, नाली से हम पानी दे रहे हैं तो नाली में भी हमें वैसे ही करना है। एक दिन पानी दिया, दूसरे दिन बंद कर दिया। एक दिन पानी देने से क्या होता है, यह जो पानी होता है, हमने गहरी जुताई करके, पलटी पलऊ करके उसको हवा खाने दी, अंदर बाहर हवा करी, फिर रोटावेटर किया, उसमें फर्टिलिटी करी, और अभी नालियां बना करके हम अब उसमें ड्रिप वाले बेड पे लगाएंगे, नाली वाले भी बेड पे ही लगाएंगे। हम पानी दे रहे हैं नाली में और ड्रिप वाले दे रहे हैं ड्रिप पर। पानी जैसे ही जाता है, ड्रिप की बूंद बूंद गिरती है और यहां पर बह के पानी जाता है। दोनों प्रक्रिया में क्या हुआ, खेत में पानी गया, पूरा खेत सूखा है, गर्म है, नीचे अंदर हवा भरी हुई है।
पानी अंदर जाने से, पानी जैसे ही अंदर जाएगा वहां की हवा नीचे दबेगी, नीचे दबेगी तो हवा निकलने के लिए समय चाहिए। अगर हवा निकलने के लिए समय नहीं दिया और हमने कंटिन्यू पानी 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 देते रहे तो हवा पुश करेगी, नीचे जाएगी और उस पानी को धक्का देकर ऊपर उछाल देगी। तो नीचे जो गर्माहट है पिछले अप्रैल मई जून की, या जो भी हमने कल्टीवेशन किया, हवा अंदर डाल रखी है, वो हवा निकलेगी नहीं तो पौधे में मर आएगी। यहां बात समझने वाली है। अगर हम एक ही बार पानी देकर के प्लांटेशन करते हैं तो पौधे में मर आने के चांसेस 90% तक है। अगर हम एक बार पानी दिया, एक दिन हवा निकलने की जगह दी, फिर दूसरे तीसरे दिन पानी दिया, चौथे दिन हवा निकलने की जगह दी, पांचवें दिन पानी दिया, छठे दिन हवा निकलने की जगह बनाई, तो जितना पानी दे रहे हैं वो आराम से स्प्रेड हो रहा है और फैल रहा है और हवा आइट साइड की खाली जगह से बाहर हो रही है। अभी इस ओरे से आपकी फील्ड 100 मॉइस्चर वाली हो गई है। 7 तारीख को हमें प्लांटेशन करना है। टिश्यू हो, गांठ हो, ड्रिप हो या फ्लड इरिगेशन हो नाली से, दोनों में एक ही प्रक्रिया है। अभी ये जमीन तैयार कर ली, नालियां बना ली, हमने पानी दे दिया एक दिन छोड़ करके। अभी यहां पर महत्वपूर्ण बात आती है प्लांटेशन में कि किस तरीके से प्लांटेशन करें ताकि 100 का 100 प्लांट सेट हो, 100 की 100 गठान कंद सेट हो, एक में भी मर नहीं आए। दोनों का एक ही तरीका है। क्या करना है? एक हो गया ड्रिप इरिगेशन, एक हो गया नाली पद्धति। दोनों में एक ही विधि है प्लांटेशन करने का तरीका। एक दिन छोड़ करके हमने पानी दिया 3 बार और 3 बार हवा निकाली, आखिरी 7वें दिन हम प्लांटेशन कर रहे हैं। जहां पर भी आपका ड्रिप के नीचे ही आएगा निशान कि हमें यहां पर पौध लगाना है या गांठ लगाना है। अभी नाली वालों के लिए आपने यहां पर पानी दिया है तो नाली का मॉइस्चर यहां तक फैला है। पानी हमने यहां निक में दिया है लेकिन मॉइस्चर कहां तक फैला है? यहां तक। ड्रिप का पानी हमने जहां दिया है वहां तो पौधा लगा देंगे, लेकिन नाली में हमने जहां पानी दिया है तो यहां पर पौधा नहीं लगाना है। गड्ढे में पौधा कभी भी मत लगाओ, पौधे में मर आएगा, दिक्कत आएगी। कंद हो या रोप हो, गड्ढे में नहीं लगाना है। अभी हमने जो एक दिन छोड़कर पानी दिया है तो यहां पर हमने लगाना है जहां पर मॉइस्चर है। नाली में पौधा या कंद नहीं लगाना है। हमने जहां पानी दिया है उससे वापसा बनी है तो जहां तक ऊपर नाली के करवट में या फिर आधी दूर तक है तो आधी दूर तक। आपके हरेक के खेत का पानी सोखने का तरीका अलग अलग होगा। अगर हम गड्ढे में लगा रहे हैं, बहुत से मित्र क्या करते हैं ड्रिप भी डालते हैं जैसे गड्ढे में डालते हैं, तो गड्ढे में तो ड्रिप ही मत डालो, सबसे रॉन्ग है। गड्ढा यहां है तो ड्रिप आपको ऊपर डालना है बराबर में। बेड मैंने बोला नहीं है, अभी उसको आगे में लेकर के आऊंगा। बेड या क्या, पानी जहां दिया है वहां पर पौधा लगाना है, लेकिन पानी फ्लड वाला देगा नाली में, ड्रिप वाले को नाली में ड्रिप ही नहीं रखना है, उसको ऊपर रखना है। लगाने की जगह मैं बतला रहा हूं, यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा। या ये जो निक है, नाली है, उसकी आधी लाइन तक अगर आपके पानी का मॉइस्चर गीला कर रहा है तो आधी लाइन तक लगेगा। लगने की जगह बतला रहा हूं। इसके आगे मैं बढ़ता हूं। जो किसान छूट जाए वह पुश करके फिर से रिपीट इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ ऐसा पैसा लगने वाली बात नहीं है। अभी लगाने का तरीका, लगाना किस जगह पर है ये मैंने बताया। अभी प्लांटेशन करने का तरीका। प्लांटेशन करने के तरीके में हमें जहां पर मार्किंग हुई है, रोप होगा तो भी मार्किंग होगी, गठान होगा तो भी मार्किंग होगी। बहुत सारे मित्र मुझे पूछते हैं कि पौध लगाऊं तो क्या करूं और कंद लगाऊं तो क्या करूं। दोनों एक जैसा ही लगाना है। कैसे? जहां पर निशान हुआ है वहां पर गेती डालना है, मिट्टी नहीं निकालना है। हमने जहां मार्किंग किया है वहां पर गड्ढा तो करना पड़ेगा जब हम पौध लगाएंगे या फिर कंद लगाएंगे। तो बहुत से किसानों ने मेरे पास मैसेजेस भेजे हैं, जैसे उत्तर भारत में क्या हो रहा है, 1 बाय 1 का गड्ढा करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज डालते हैं, फिर पौधा लगाते हैं तो वहां हवा रह जाती है, गड़बड़ी। कुछ दिमाग मत लगाओ। 100 रिसर्च करके 2006 से मैं किसान पाठशाला रन कर रहा हूं, जिसमें काफी समय से 2010 से मैं केवल और केवल केले पे काम कर रहा हूं। 10 साल हो चुके हैं। निचोड़ लेकर के आप किसानों तक आया हूं। प्रैक्टिकल करो, 100 फॉलो करो,
नेगेटिव हो तो भी फीडबैक दो, पॉजिटिव हो तो भी फीडबैक देना। लगाने का तरीका, जहां पर हमने मार्किंग किया है उस मार्किंग में गेती या कुदावले को हमको अंदर डालना है और वापस निकालना है, मिट्टी को नहीं निकालना है। बहुत सारे मित्र गलती करते हैं, काफी मेरे वीडियोस यूट्यूब पर डले हुए हैं, 1000 से ज्यादा वीडियो डले हुए हैं किसान पाठशाला पर। आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन पर मैं काम कर रहा हूं किसान पाठशाला के तहत, और हर किसान के खेत के नीड छोटे छोटे से वीडियो डले हुए हैं, आप जाकर देखिए। फिर भी मुझे फोन आता है और गलती भी करते हैं। गड्ढा करना नहीं है, केवल निशान करना है, गेती डाली, कुदावला डाला, वापस निकाला, मिट्टी को खींचना नहीं है, मिट्टी वहीं छोड़ दो। अभी यहां पर हमने फोड़ दिया, केवल ऐसा ढीला कर दिया, मिट्टी निकाला नहीं, जमीन वैसी ही है, बराबर है। अभी यह नाली है तो हम यहां पर लगाएंगे, और यह ड्रिप है तो हम ड्रिप के नीचे लगाएंगे, यहां पर नहीं लगाएंगे। एक बार ये जो निशान है, यहां पर गेती डाली, निकाल ली, मिट्टी को निकाला नहीं, वो जमीन ढीली हो गई। अभी उसमें 500 ml पानी डालना है, कम से कम आधा लीटर। अगर मिट्टी थोड़ी हार्ड है, कड़क है, तो 1 लीटर तक पानी डाल दो, बहुत ही बढ़िया। यहां पर हमने डाला पानी, जहां पर निशान किया, गड्ढे में गेती डाल के निकाल दी, गड्ढे से मट्टी नहीं निकाली, और वैसे ही गड्ढे में केवल 1 लीटर पानी डाला, उसको कीचड़ बनाया। मिट्टी निकाल लोगे तो गड्ढे में डबरी बनेगी, डबरी ऐसे, ये बराबर जमीन है, यहां पर ऐसे डबरी बन जाएगी। इसकी आवश्यकता नहीं है, जमीन बराबर ही चाहिए। यहां पर गेती डाली, निकाल ली, अब यहां पर हमने 1 लीटर पानी डाला है, इसको कीचड़ बना रहे हैं, कीचड़ बना रहे हैं, कीचड़ बनाया। लगाने का तरीका, कीचड़ अच्छा बनाया, कीचड़ हटाया, पौध को रखा, कीचड़ छोड़ दिया। पौधा लगाने का सिंप्लीफाई तरीका। अगर कंद है तो कीचड़ बनाया, कीचड़ हटाया, कंद को रखा, कीचड़ को छोड़ दिया। राइट साइड पर पुश नहीं करना है, कुछ दिमाग नहीं लड़ाना है। इससे अच्छा दुनिया में कोई सा भी पौधा लगाने का कोई सा तरीका नहीं है। 100 हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप ट्राई करके देखो, सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। 100 का 100 पौधा सेट होगा। अभी इसमें 2 बातें और आती है। सबसे अहम बात, लगाने के तरीके में कीचड़ बना के लगाना है। कीचड़ बना के लगाना है तो यह आपकी सरफेस हो गई, बराबर जगह हो गई। अभी यहां पर आपका कीचड़ बना है, इतनी जगह में यह कीचड़ बना है, आपने कीचड़ को हटाया, पौधे को रखा, तो पौधा रखना कितना है? पौधा आता कैसा है? ये पौधा आ गया, इतना रखना है। अभी यहां तक पूरा ये इसका बोल अंदर जाना चाहिए और यहां से इसके पत्ते बाहर आना चाहिए। इसके ऊपर जस्ट 1 mm से 10 mm के बीच में मिट्टी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब ये जितनी आपकी ट्रे या थैली है उससे जस्ट आधा इंच से अंदर, 1 इंच भी नहीं बोल रहा हूं, आधा इंच से अंदर। हां, अगर आपके पौधे का साइज बड़ा है तो वह थोड़ा झुकेगा। पौधे का जिसका साइज बड़ा है वह 1 इंच तक मिट्टी ऊपर लगा सकता है। अभी यहां तक गाड़ना नहीं है, वरना पौधे में मर आएगी, गड़बड़ होगी। आपका कंद भी जो आता है, कंद ये आया ऐसा, तो कंद का जो ये सरफेस कटा हुआ है यह यहां पर रहना चाहिए। सरफेस इसके ऊपर आधा इंच इसने बाहर रहना चाहिए। जो कंद है, ये जो आपने कीचड़ बनाया है, तो कंद जो लगेगा आपका आधा इंच बाहर लगेगा, ऐसा। इतना अगर बाहर उठा हुआ नहीं है, आधा से 1 इंच, और इसके ऊपर अगर कीचड़ कर दिया है तो आपका जर्मिनेशन होके आएगा नहीं, फंगल आएगी और वो रोप मर में कन्वर्ट हो जाएगा, मर जाएगा। अभी फिर से मैं रिपीट करता हूं। निशान किया, उसमें 1 लीटर पानी डाला, उस निशान को मथा, कीचड़ बनाया, कंद है तो मिट्टी निकाली, कंद को रखा, ऊपर आधा इंच रखना है, मिट्टी लगाना है, वापस कीचड़ लगाना है। पौध है, ट्रे को तोड़ना है, थैली है तो थैली को फाड़ना है। उसका जो बोल है, बोल बिखरना नहीं चाहिए। अगर ये बोल बिखर गया तो इसकी जड़ें खुल जाएगी, खुल गई तो ये आगे पीछे होगा। बहुत सारे फार्मर्स बतलाते हैं हमारा आगे पीछे पौधा चल रहा है, जिस कंपनी ने दिया पौधा गलत दिया।
जिस नर्सरी वाले ने दिया पौधा गलत दिया, जहां से गठान लेके आया ये गड़बड़ है, बोल बिखरना नहीं चाहिए। कीचड़ हटाया, बोल रखा, कीचड़ छोड़ दिया। सबसे सिंप्लीफाई तरीका 100, इसे फॉलो करो, आपको 100 सक्सेस मिलेगी और एक भी पौधे में मर नहीं आएगी। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण बात आएगी, जब भी हम प्लांटेशन करते हैं, जमीन कोई सी भी हो, वाइट ग्रब का प्रकोप ज्यादा है, गोबरेले कीड़े का। एक फंगस आ सकती है, हम जिस खेत से कंद लेकर आए या जिस नर्सरी से या जिस टिश्यू कल्चर लैब से हमने रोप लिया, वहां का पौधा और हमारे खेत की मिट्टी अगर सेट नहीं होगी तो हमारे पौधे में मर आएगी, फंगस आएगी। और उसे फटाक से पहली बार एनर्जी चाहिए। 3 चीज, कीड़े ने उसको खाना नहीं चाहिए, फंगस नहीं लगना चाहिए और एनर्जी मिलना चाहिए। तो हम जो गड्ढे में पानी डाल रहे हैं 1 लीटर या 500 ml, इस पानी में क्या होना चाहिए ताकि यहां पर जो पौधा लगेगा वह 100 सेट हो, उसमें कोई रोग मर बीमारी ना आए। 200 लीटर का जो बैरल आता है आपका, उस बैरल में क्या डालना है? नंबर 1, कीड़े मारने के लिए, अभी जिसके क्षेत्र में जो मिल जाए, वाइट ग्रब को रोकने के लिए सबसे अच्छा पूरे हिंदुस्तान में मुझे जो समझ में आया है वह है डेंटाशू। 200 लीटर पानी में 20 ग्राम डालना है। अभी जिन क्षेत्रों में डेंटाशू नहीं हो, आसान है, मल्टीनेशनल कंपनी का एक प्रोडक्ट है, आप कहीं भी एग्री क्लिनिक पे जाएंगे, कृषि काउंटर पे जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्लोरोपाइरिफास इसमें 100 ml डाल सकते हैं। 2 चीज आराम से मिलती है, इसको 100 से ज्यादा मत डालना, इसको 20 ग्राम से ज्यादा मत डालना, बजट बढ़ेगा, पौधे में गड़बड़ी आएगी, दोनों चीज होगी। नंबर 1 क्या बताया? कीड़े मारने के लिए। नंबर 2 फंगस को रोकने के लिए, फफूंद को रोकने के लिए कार्बनडिज्म और मैनकोजेब सबसे अच्छा केले के लिए फफूंदी नाशक है। 200 लीटर पानी में 100 ग्राम फंगस को रोकने के लिए। कार्बनडिज्म बावेस्टिन के अंदर आता है, या यूपीएल कंपनी का साफ लोगे तो उसमें कार्बनडिज्म, मैनकोजेब, M45 दोनों का मिश्रण आता है, आप ले सकते हैं। तीसरा, एनर्जी के लिए क्या करें? उसके लिए हिंदुस्तान में मैंने अभी तक जो देखा है, समझा है, केवल एकमात्र चीज है जो इस कीचड़ में हम डाल सकते हैं, उसको कहते हैं सुक्रोज। अगर डायरेक्ट सुक्रोज आपने बिना ट्रीटेड, बिना गोअर्क से ट्रीटेड लिया है तो वह फंगस को बढ़ाएगा। सुक्रोज लेना है जो गोअर्क से ट्रीटेड है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल जो सुक्रोज है, उसका हमें चयन करना है और वो डालना है 100 ग्राम। अभी मैंने 3 चीजें बताई, कीड़ा मारने के लिए एक दवाई लो, और फंगस के लिए एक दवाई लो, और पौधे को एनर्जी मिल जाए इसके लिए सुक्रोज, जहां कीचड़ बना रहे हैं उसमें। सबसे सिंपल तरीका है पौधे को प्लांटेशन करने का। इस तरीके से अगर पौधे को प्लांटेशन किया तो हम 100 सक्सेस ले सकते हैं प्लांटेशन करते समय, और पौध में एक भी मर नहीं आएगी, एक भी पौधा डैमेज नहीं होगा। समरी करता हूं शुरुआत से, प्लांटेशन करने की पूरी समरी एक बार 100 आपको समझ में आ जाए। जो नोट्स नहीं बनाया उसे बना लें। निशान करना है, गड्ढे में गेती डालना है, मिट्टी नहीं निकालना है, आधा से 1 लीटर पानी डालना है, कीचड़ बनाना है, कीचड़ में पौधा या कंद रखना है और कीचड़ को छोड़ना है। कीचड़ हटाया, पौधा कंद रखा, कीचड़ छोड़ दिया। उसमें जो कीचड़ बनाते समय पानी डालेंगे उसमें 3 दवाइयां होनी चाहिए, कीड़े मार, फंगस के लिए और पौधे को एनर्जी देने के लिए। तो दूसरा कोई सा भी एनपीके फलाना ढिमका डालेंगे तो पौधे की जड़ें मर जाएगी। इसके लिए एनर्जी के लिए सुक्रोज, फंगस के लिए कार्बनडिज्म, मैनकोजेब, और कीड़े मार के लिए जो आपके वहां आसानी से मिल जाए, लेकिन मात्रा बहुत कम रखनी है क्योंकि कीचड़ बनेगा। 20 ग्राम डेंटासू या 100 ml क्लोरोपाइरिफास, इससे ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं। इस तरीके से अगर हम पौध का प्लांटेशन करते हैं, ड्रिप वाले हो या फ्लड नाली से इरिगेशन करने वाले हो, दोनों के लिए। पुनः बतला दूं, बार बार बतलाना पड़ता है, आप लोग नाली में मत लगाओ वरना पौधा मरेगा, गांठ मरेगी, गड़बड़ आएगी। ड्रिप वाला है तो ऊपर ड्रिप डालो, नाली से पानी देने वाला है, यहां पर नाली से पानी दिया तो पानी का मॉइस्चर जहां तक फैल रहा हो, या तो यहां पर लगाओ या फिर यहां पर लगाओ। ड्रिप वाला है तो ड्रिप की जगह पर लगाओ। ड्रिप और फ्लड दोनों के लिए सिंप्लीफाई तरीके से, इसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे तो हम उत्पादन अच्छा ले पाएंगे। और अच्छे उत्पादन लेने की परिभाषा क्या है? जितने पौधे लगाए 100 के 100 सेट होना चाहिए। 1, 2, 10 में भी मर आ रही है तो खेत में मामा भानीज के जैसे हो जाता है। मामा की हाइट ये है और भांजे की हाइट ये है। अभी जब फ्लावरिंग देंगे
तो हल्का भारी दिखेगा। मराठी भाषा में जितने केला काटने जाते हैं, खरीदार जाते हैं, वो कहते हैं तेरे खेत में हल्का भारी माल है। हल्का भारी माल है मतलब रेट खत्म गया। उसकी शुरुआत कहां से होगी? प्लांटेशन करने के तरीके से, कि आपने प्लांटेशन सही किया है, एक साथ सारे पेड़ चल रहे हैं, एक साथ फ्लावरिंग आएगी, एक जैसी फ्लावरिंग आएगी, कोई उसमें कंपटीशन नहीं होगा। हल्का भारी जैसा, छोटी छोटी सी बाइट्स हैं, इसे समझने की कोशिश करना है। आगे आता है ग्राफ। जमीन की तैयारी, पौधे लगाने का तरीका, पौध या गांठ का सिलेक्शन। अभी नेक्स्ट पे आते हैं ग्राफ। हमारा ग्राफ होना क्या चाहिए? केले में आज तक मैंने जो समझा है, अगला पॉइंट है केले का ग्राफ क्या होना चाहिए लगाते समय। अलग अलग रहेगा, ट्रॉपिकल जोन के वाइज अलग अलग रहेगा। अगर मैं कहूं, सभी एग्रोनॉमिस्ट के बनिस्पत में कहूं कि आपके केले का ग्राफ 5x5 होना चाहिए पूरे भारत में, तो क्या यह सही बात है? 5x6 होना चाहिए पूरे भारत में, तो क्या यह सही बात है? गलत बात। केले को क्या चाहिए वह सही बात होगी कि केले को क्या चाहिए ग्राफ। केले को अच्छा उत्पादन देने के लिए 35 से 36 स्क्वायर फीट कम से कम जगह चाहिए। महत्वपूर्ण है, लाइन से लाइन क्या रखें, पौधे से पौधा क्या रखें। केले को उत्पादन अच्छा देने के लिए गांठ हो या रोप हो, दोनों में एक ही बात है, क्या ग्राफ रखें अच्छा उत्पादन के लिए। तो केले को चाहिए 35 से 36 स्क्वायर फीट जगह। पूरे भारत में क्या चल रहा है, मैं दोनों में कंपैरिजन कर देता हूं, आपको जल्दी से समझ में आएगा पूरे भारत में चल क्या रहा है। जिसको ज्यादा पौधे बेचने हैं वो बोलते हैं 5x5 लगाओ, जिसने थोड़े बहुत पेड़ भर लिए हैं वो बोलते हैं 5x6 लगाओ। जिसको केले की 100 समझ है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसको पंचवर्षीय योजना के लिए केले में काम करना है, या जिसने समझ लिया है कि मेरे किसान को सक्सेस करना है, वो बोलेगा 5x7 लगाओ या 6x6 लगाओ। 5x7 6x6 ट्रॉपिकल जोन की वजह से कि कौन से क्षेत्र में कौन सा। और सरल भाषा में मैं कहूं, कंफ्यूजन थोड़ा भी ना रखूं तो एक ही बात निकल के आएगी, 5x7 25 स्क्वायर फीट, 30 स्क्वायर फीट, 35 स्क्वायर फीट। अभी और भी इसके आगे संभावना है। अभी 6x7 और 7x7, 7×6 42 स्क्वायर फीट और 7×7 49 स्क्वायर फीट। एक पौधे को हम कितनी जगह दे रहे हैं क्या करने के लिए? ये छोटे छोटे से तरीके हैं। अगर आपने 5x5 लगाया, मैं सभी ग्राफ को आपको डिफाइन कर देता हूं। पूरे भारत में 70% 5x5 लगता है, फैक्ट है, ऐसा ही कर रहे हैं किसान। 5x6 या 5.5 इसकी संख्या भी ज्यादा है। 30 स्क्वायर फीट कुल मिलाकर के 30 स्क्वायर फीट वाले ग्राफ की भी संख्या ज्यादा है। यह लगभग 20% लगता है। 5% लगाते हैं 5x7। उसके बाद में दक्षिण भारत में लगाते हैं 6x7, 3 से 4% और 1 से 2%, 1% भी मुश्किल से 7x7 लगाते हैं। इनकी संख्या नहीं के बराबर है, इनकी संख्या कुछ है, इनकी संख्या बहुत कम है। 35 स्क्वायर फीट जो होना चाहिए उसकी संख्या ही नहीं है, मात्र 5%। सबसे ज्यादा बड़ा पॉकेट 5x5, उसके बाद में आता है 5x6 या 5.5। अभी ये है क्या, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि हम ग्राफ क्या लें। कंद वालों के लिए भी ग्राफ वही है, रोप वालों के लिए भी ग्राफ वही है। लाइन से लाइन क्या होना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्या होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में मैं कहूं, जिस किसान को ज्यादा पैसे खेत में डालना हो, एक बार पौधा लगा के अगले साल रिपीट पौधा लगाना हो, कटिंग आज मैंने प्लांटेशन किया कम से कम 13 से 14 महीने में आनी चाहिए, उसके लिए 5x5 बेस्ट है। भाषा शैली को समझने की कोशिश करो। जिस किसान के पास पैसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आएगा 1750 पौधे, 5x7 में आएंगे 1750 पौधे। जिस किसान के पास पैसा ज्यादा है, मतलब वो पैसे पौधे ज्यादा खरीद सकता है।
एक ही बार केला लेना है, अगले बार फिर मैं कल्टीवेटर चलाऊंगा, रोटावेटर करूंगा, मेरे पास घर के ट्रैक्टर है, डीजल लाने को पैसा है, मैं जमीन की मशागत करूंगा, मेरे पास लेबर पेमेंट बहुत सारा है, अगले साल फिर मैं दूसरी फसल लगाऊंगा। क्योंकि 5x5 में सेकंड क्रॉप आएगी नहीं, आई तो गंदी आएगी, बिकेगी नहीं, बिकी तो पैसा नहीं आएगा, उसके पास माल सही से पकेगा नहीं, हल्दी पीला कलर आएगा नहीं, वो आपके लोडर को पैसा देगा नहीं, आपके घर पैसा कम आएगा। जो पैसे वाला है, जिसको लगता है कि मुझे केले की खेती में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे संख्या बताने में इंटरेस्ट है, उसने 5x5 पे लगाना चाहिए। मेरी थोड़ी सी बातें गड़बड़ करेगी, आपके माइंड को विचलित करेगी। मैं ये नहीं चाहता कि अभी तक हम जो कर रहे हैं वो करते रहें। अगर आप अभी तक जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो क्या आगे सक्सेस होंगे? अभी सक्सेस हो गए हैं तो आगे सक्सेस होंगे, वही करते रहो। रुकना है, सोचना है, समझना है, पेन कागज पर आना है कि क्या मैंने पीछे से अभी तक जो किया उसमें मुझे कितनी सक्सेस मिली, तो क्या मैं वही आगे करूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे पंचवर्षीय योजना की, कि एक बार प्लांटेशन करने के बाद कम से कम 5 साल तक मुझे केला रखना है और 7 कटिंग कम से कम लेना है। कैसे संभव है? 5x5 दिमाग से निकाल कर बाहर फेंको, आउटडेटेड प्लानिंग है। सबसे पहले एग्रोनॉमिस्ट और हम सबके पास जो तरीके थे वह सीखने के दौर के तरीके थे, हम सीख रहे थे। तो 5x5 का प्रमोशन हुआ, लगाया, खरीदी बिक्री हुई, ज्यादा पौधे बिकते हैं इसलिए प्रमोट ज्यादा पौधे बेचने वाला ग्राफ हो रहा था। हम किसान हैं, हम खरीदने वाले हैं, हम क्यों इस जो प्रमोशन हो रहा है उसको एडॉप्ट करें? आपको ही बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। कंद भी खरीदने जा रहे हो, अगर 3 रुपए में आ रहा है तो 1750 कंद खरीदने की आवश्यकता क्या है जब कम में काम हो रहा है? 1250 1450 में काम हो रहा है तो 1750 में पैसा लगाने की आवश्यकता क्या है? आगे मैं बतलाता हूं, कंटिन्यू करता हूं। सरल भाषा में 5x5 का ग्राफ डिलीट करो, दिमाग से भी गांव से भी। कोई लगा रहा हो उसे समझाने की कोशिश करो, मत लगा, आगे की प्रोग्रेस देख क्या होगा। 5x6 का ग्राफ कुछ हद तक ठीक है, गलत नहीं है, अच्छा भी नहीं है। जिसने केले में एंट्री करी है, जिसको गड़बड़ लग रहा है, क्या होता है, काम करने का एक तरीका होता है। जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऊपर की चोटी को देखो कि मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं कितना पाऊंगा, मैंने खर्चा किया है तो मैं कितना पाऊंगा। फार्मिंग में एक गड़बड़ी है, और गड़बड़ी इसलिए है कि हमें समझाने वाले बहुत है और वह हमारे सब शुभचिंतक है, उनकी भी दिक्कत नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मैं पहली बार एंट्री करा हूं या मैं 10 साल से लगा रहा हूं 5x5 तो अभी 5x6 पे आ जाऊं। फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा बाद में बतलाऊंगा, पहले नुकसान बतलाता हूं। 5x6 में आपके 1450 पौधे लगेंगे। फर्स्ट का सेकंड छोड़ोगे, पहला 12 महीने में कटिंग आएगी, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में 14 महीने में कटिंग आएगी। दूसरी कटिंग भी 10 से 12 महीने में आएगी सेकंड की। तीसरी लेने में दिक्कत आएगी, अगर पहला सही से नहीं आया है तो दूसरी में गड़बड़ आएगी, 5x6 में भी कटिंग भी लेट होगी। सबसे बड़ा नुकसान, यूरोपियन कंट्री 5x6 को परचेस करती नहीं, 5x5 को परचेस करती नहीं। पूरे पौधे के जो पत्ते निकलते हैं उनमें पूरा फोटोसिंथेसिस के लिए धूप हर पत्ते पे आना चाहिए, सराउंड पत्ता घूमना चाहिए, तो वहां से न्यूट्रिशन अपटेक होगा। धूप हर पत्ते पर जाएगी तो नीचे से भोजन ज्यादा उठाएगा और धूप जाने से पाचन क्रिया पौधा ज्यादा करेगा। इसलिए 5x6 गलत है, यूरोपियन कंट्री एडॉप्ट करती नहीं। डोमेस्टिक कंट्रियां जो गल्फ कंट्रियां हैं, वो मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा जो उत्तर भारत में दे रहे हो वैसी गल्फ कंट्रियां हैं, वो ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीमियम रेट गोल रखो, सबसे बेस्ट क्या करे। 5x6 गलत नहीं है, अच्छा भी नहीं है, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर पंचवर्षीय योजना में जा रहे हो। हाँ, आपने सोच रखा है, आपका बेनिफिट, मैंने नुकसान बतलाया, बेनिफिट आपने सोच रखा है आपके पास थोड़े पैसे ज्यादा है, रोप ज्यादा ले सकते हो। आपने सोच रखा है मैं एक बार लगाऊंगा और दूसरी बार कटिंग लूंगा, तीसरी बार निकाल के खेत खाली करूंगा, फिर से रोप लगाऊंगा, 5x6 लगा सकते हैं। आपकी सोच के हिसाब से आप लगा सकते हैं। आपने सोचा है कि आगे कोविड-19 के कारण दुनिया की सारी कंपनियां भारत में आ रही है और दुनिया की नजर एग्रीकल्चर में भी भारत पर दिख रही है और बड़े बड़े एक्सपोर्टर आ रहे हैं, लेकिन मैं मेरे खेत का एक्सपोर्टर को नहीं दूंगा, मैं केवल डोमेस्टिक में बेचूंगा,
तो 5/6 आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी सी गड़बड़ियां हैं, इसे समझने की कोशिश करो। 5/5 को डिलीट करो। 5/6 मन नहीं मान रहा है तो लगा सकते हैं, मेरी राय नहीं है। मेरी राय है 5/7 पर। 5/7 का ग्राफ 35 स्क्वायर फीट जगह आना चाहिए, सबसे बेस्ट ग्राफ है भारत के लिए, पंचवर्षीय योजना के लिए। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं ताकि आप अपने ग्राफ से रिलेट करके इसे देख सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इसे हम नहीं समझेंगे तो हम पंचवर्षीय योजना पर नहीं जा पाएंगे। और जैसे इस साल कोविड-19 के कारण हमारे केले को बिकने में दिक्कत आई और अगली रटून छोड़े न छोड़े या हल बखर करके हम वापस हमारे फील्ड को कैसे तैयार करें, इन सब का रिजल्ट है पंचवर्षीय योजना 5/7। लगाना कैसे है वो भी समझ लो। गांठ हो या रोप हो, दोनों के लिए एक जैसा ही है। लाइन से लाइन 5 फीट होना चाहिए, पौधे से पौधा 7 फीट होना चाहिए। अभी इसके सामने नहीं आएगा, झिकझैक आएगा, इसको बोलते हैं जिगजैग। ये जेड आकार में आएगा ऐसे। अगला पौधा फिर सामने नहीं आएगा, जिगजैग में आएगा। बहुत ही समझने की बात है कि हम केला लगा रहे हैं, केले का फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमारे खेत में केले का ग्राफ क्या होना चाहिए? वह ग्राफ होना चाहिए सराउंडिंग। अभी इसमें समझाने की बात यह है कि अगर इस पौधे को मैं देखूं, इस पौधे का सराउंड क्या है? यहां से यहां तक पूरा का पूरा कोण ही अलग बना हुआ है। इस पौधे से दूर दूर तक 6 फीट से ज्यादा दूर कोई पौधा नहीं है। पेन कागज पर बनाकर देखो, खेत में बनाकर देखो, सबसे अच्छा ये ग्राफ है। इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7। ड्रिप वालों के लिए ड्रिप अंदर रखना है, यहां पर पहले ही दिन कचरा भरना है और यहां पर नाली करना है, यहां पर नाली करना है, यहां पर नाली करना है। तो यह कैसा हो जाएगा? नाली से नाली की दूरी हो जाएगी, यहां से यहां की दूरी 10-10 फीट की। ये पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी 10-10 फीट की। जैसे रोटावेटर करके जमीन को बराबर कर दिया, तो 10 फीट पर गहरी नाली कर दो, ऊपर का सरफेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहां पर ड्रिप रखना है, बेड बनाना नहीं, बेड ऑटोमेटिक बनता। 10 फीट पर आपने नाली करी तो ये बेड ऑटोमेटिक बनेगा। इससे अच्छा आसान कोई तरीका नहीं है खेती करने का ड्रिप वालों के लिए। ग्राफ यही रहेगा तो ही आप पंचवर्षीय योजना में आगे जा सकते हैं। बलराम किसान इसी ग्राफ को गाइड करता है, किसान पाठशाला इसी ग्राफ को गाइड करती है। और भारत की जितनी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती है, सबसे पहले भारत का एक्सपोर्ट चालू किया देसाई ग्रुप ने। उसके बाद आज की तारीख में मल्टीनेशनल बहुत सारी कंपनियां आ गई। मेरे मित्र हैं सागर भाई कोपड़ीकर जो कोल्हापुर मुंबई से हैं, उनकी भी धरती एक्सपोर्ट के नाम से एक्सपोर्ट है। यह सारी कंपनियां अगर 35 स्क्वायर फीट नहीं है तो केला खरीदती नहीं। आप चयन करो, आपको 5/5 लगाना है, 5/6 लगाना है, 5/7 लगाना है। हमें बड़ा गोल फोकस करना है, एक्सपोर्ट की पूरी 100 तैयारी करना है, तो डोमेस्टिक में आसानी से ज्यादा रेट में बिकता है। मैं आपसे एक्सपोर्ट की तैयारी करवा रहा हूं, डोमेस्टिक वाले पीछे दौड़ेंगे आपसे माल खरीदने के लिए। आज की तारीख में कोविड-19 में भी आज 1 मई 2020 लॉकडाउन चल रहा है। मैं भी अपने ऑफिस से ही आपसे संवाद कर रहा हूं, बाहर निकल नहीं रहा हूं, माल बिक्री हो नहीं रही है। लेकिन जो खरीदार है अपर लेवल पे, मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा या जो बड़े कोल्ड चेम्बर वाले हैं, या जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, आज भी 2 रुपए से 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए किलो के अंदर, पहले तो 2 से ऊपर नीचे ही बिक रहा था, बड़वानी में भी 1.5-2 रुपए में बिका है। उस समय भी किसका पौधा सही है, किसका माल अच्छा है, क्वालिटी, लेंथ, कलर, शाइनिंग, पहले आंखें देखेगी फिर जबान समझेगी। तो देखने में किसका माल अच्छा है, उसी को व्यापारी ने 2 रुपए किलो भी खरीदा है। जिसका माल गड़बड़ था उसका तो खरीदा ही नहीं है, रेट तो दूर की बात है।
और जब अच्छे रेट होंगे, जब होड़ लगी होगी, पिछले साल जैसे बुरहानपुर बोर्ड 22 रुपए केजी तक गया, शायद पता होगा आप लोगों को, जो केले के किसान है, जो नहीं आए वो समझ लो, बुरहानपुर बोर्ड पिछले साल 22 रुपए किलो तक, हाईएस्ट पिछले 50 साल का रिकॉर्ड था कि 22 रुपए किलो पर केजी केला बिका। तब भी जिसके पास क्वालिटी थी वो 22 रुपए किलो था, जिसके पास क्वालिटी नहीं थी वो तो 13, 14, 15 रुपए किलो था। तो फिर हम क्वालिटी को क्यों ना पसंद करें? एक। दूसरा, यह जो 7 फीट है, बहुत सारे किसान बोलते हैं लाइन से लाइन हम 7 रखें और पौधे से पौधा 5 रखें तो क्या होगा? उसमें 2 गड़बड़ियां हैं। आपकी ड्रिप डबल चाहिए, निश्चित है, पौधा पास पास में लगेगा। एक बजट हो गया डबल ड्रिप। अगर आपके पास डबल ड्रिप है, पैसा है, तो आप लगाइए, ये सबसे बेस्ट है। डबल ड्रिप है तो, जिसके पास सिंगल ड्रिप है उसने यह 5 फीट रखना चाहिए। दूसरा, पंचवर्षीय योजना में यह शामिल नहीं होगा, क्योंकि पौधे से पौधा 5 फीट है, माल कटेगा, उसके बाद आप रटून छोड़ोगे। यहां पर माल फ्लावरिंग नहीं आएगा। 5.5 महीने के बाद 25 पत्ते आ जाए और तने की मोटाई 25 इंच की हो जाए, उस दिन हम नया बेबी रख देते हैं उत्तर दिशा में, क्योंकि ये और ये दूरी 7 फीट है। हमने नया बेबी रखा तो इसने आधा फीट जगह कवर करी, ये नया बेबी रखा तो इसने आधा फीट जगह कवर करी, तो भी यह 6 फीट जगह बचती है, 6.5 फीट जगह बचती है। लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7, इसलिए कि ग्राफ सराउंड रहेगा। लाइन से लाइन 7 कर दी तो गर्म धूप, गर्म हवा सब अंदर घुसेगी, ठंडी अंदर घुसेगी और आपके प्लांट को डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्टर्ब करेगी। नया रटून छोड़ने के लिए आपको माल कटने तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब छोड़ोगे। अगला, पील बाग। अगर ये 7 है तो हम नया 5.5 महीने में निश्चित रख लेंगे, जो अगले 8 महीने में कटिंग पे आ जाएगा। इसलिए केवल 5/7, उसके अलावा कोई ग्राफ नहीं है। अभी 6/7 आंध्रा, तमिलनाडु, केरल सक्सेस है वहां पर दक्षिण भारत के लिए। 7/7 केरल, त्रिचुरापल्ली, वो एरिया में सक्सेस है। 90 किलो का बंच आता है। क्या बोल जाता हूं आप समझते होंगे क्यों? बलराम भी भाई बाइट करते करते क्या बोल जाता है भैया? दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा के उधर 50 किलो के ऊपर बहुत सारे फार्मरों की एवरेज उत्पादन फील्ड है, लेकिन वो रहती है 40 स्क्वायर फीट या 40 स्क्वायर फीट से ज्यादा। केले को चाहिए क्या अच्छे उत्पादन के लिए? अगर आप एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में जाएंगे, मैं तो अब पढ़ाई कर रहा हूं बीएससी एजी की, लेकिन आप बड़े बड़े डॉक्टर्स, एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में जाएंगे तो किताबी ज्ञान पे अगर जाएंगे तो केले को क्या चाहिए? 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर, मतलब 30 डिग्री का क्लाइमेट, हवा में 60% की आर्द्रता, नमी। पूरे भारत में नहीं है, दक्षिण भारत को छोड़कर। इसलिए वहां पर उत्पादन इतना आता है। और जिसको ज्यादा उत्पादन लेना है उसको ग्राफ बड़ा रखना है, हवा में नमी रखना है और टेम्परेचर कंट्रोल करना है, उसको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। सिंपल तरीका केले में। यह छोटी छोटी सी बातें थी। जमीन की तैयारी, पौधा लगाते समय, पौधा लगाना कैसे और ग्राफ क्या रखना, अभी इनको एक एक करके आप नोट्स बनाकर समरी करके देख सकते हैं। इसके आगे अगर हम निकले तो पूरे भारत में एग्रीकल्चर को सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर सिस्टम बनाने के लिए किसान पाठशाला ने बेड़ा उठा रखा है। आइए आप भी मेरे साथ YouTube पर शामिल होइए। किसान पाठशाला बलराम किसान के चैनल पर निःशुल्क है। केला, पपीता, गन्ना सभी 3 ही फसलों के लिए 100 गाइडलाइन दे रखी। मैं बतला रहा था ये भारत का जो जियोग्राफिकल नक्शा है, इस नक्शे में 2-3 चीजें हैं। थोड़ा पेंटर कम हूं मैं, बनाते आता नहीं है, गड़बड़ी हो जाती है, पेंटिंग में हाथ उतने एक्सपर्ट नहीं है, अभी ठीक होगा, है ना। पूरे भारत में यह हो गया पूर्व, यह हो गया पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण और ये हो गया मध्य। चूंकि मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे यह बताना अति आवश्यक है कि ये जो 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सभी जगह केला हो रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में प्रीमियम केला हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां का जो जियोग्राफिकल जोन है वह केले के लिए सबसे बेस्ट है। क्या है यहां पर? हवा में नमी है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, यही दो चीज तो चाहिए केले को। 30 डिग्री के ऊपर नीचे टेम्परेचर, 40 डिग्री के ऊपर जाता है बारिश हो जाती है, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, नीचे भी समुद्र। समुद्र की हवाएं जो आती है वह गर्मी को हटा करके हवा में नमी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। इसीलिए दक्षिण भारत ही केले में सबसे टॉप पर है, सबसे ज्यादा उत्पादन लेता है, और केला किताबी ज्ञान से लगाने का केवल एकमात्र एरिया दक्षिण भारत है। अभी बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट, बहुत सारी टिश्यू कल्चर लैब और बहुत सारे नर्सरी वाले सभी मित्र किसानों को गाइड करने के लिए लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और किसानों का सोर्स क्या है? जहां से पौधा लिया वहां से गाइडलाइन ली। लेकिन यहां पर मैं बात बतला दूं, सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपको समझना पड़ेगा, आप गुजरात में हैं, आप मध्य भारत में हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, कहां पर आप हैं? आप आंध्रा में हैं, आप केरला में हैं, आप महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र के 2 जोन है, महाराष्ट्र की मैं अगर बात करूं तो ये महाराष्ट्र का जोन है, ये जो जोन है यह अलग जोन हो गया, और ये जो जोन हो गया ये मध्य भारत में आएगा। आंध्रा भी मध्य भारत में ही आएगा क्योंकि ये बीच में है, इधर से समुद्र दूर है। बहुत ज्यादा जरूरी है जियोग्राफिकल जोन समझने का। मिट्टी का प्रकार बदल गया, एरिया बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, क्लाइमेट बदल गया, परिस्थिति बदल गई। पौधा लगाने का तरीका, पानी देने का तरीका एक ही रहेगा, लेकिन आगे आता है फर्टिगेशन। सब कुछ चेंज। उत्तर भारत का फर्टिगेशन आप दक्षिण भारत में नहीं कर सकते, पश्चिम भारत का फर्टिगेशन आप पूर्व भारत में नहीं कर सकते, वरना केला जमेगा ही नहीं, रिजल्ट देगा ही नहीं, उत्पादन आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इनमें प्रोडक्शन की और लाइफ ड्यूरेशन की भी चेंजेस है। अगर मैं बात करूं कि 5/7 पूरे भारत में मैंने लगाया, उत्तर भारत में भी 5/7 लगाया, दक्षिण में भी 5/7 लगाया, पूर्व में भी, सिक्किम में भी मैंने 5/7 लगाया, गुजरात में भी मैंने यहां पर आणंद में 5/7 लगाया, पूरे भारत में, मध्य भारत में भी 5/7 लगाया। तो क्या होगा पता है? जो दक्षिण भारत है यहां पर 9 महीने में कटिंग आ जाएगी, 10वें महीने में माल कट जाएगा। मध्य भारत की मैं बात करूं, आणंद और ये जो ट्रैक है ये मध्य भारत का ट्रैक है। यहां पर 10 महीने में कटिंग आ जाएगी, 11वें में पूरा खेत कट के क्लीन हो जाएगा, 12वां महीना आखिरी। अभी पश्चिम भारत जो इसके संपर्क में है समुद्र के, पूर्व भारत की अगर मैं बात करूं, यह 11वें से 12वें महीने में खत्म होगा। ऐसे ही जोन जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे आपका माल कटिंग की संभावनाएं, जगहें बदलती। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो 13 से 15 महीने, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, बिहार की ही बात करूं तो 13 से 14 महीने में कटिंग आएगा। एक जैसा ही क्राफ्ट, एक ही कंपनी का पौधा, एक किसान की ही जमीन दक्षिण भारत में, एक किसान, उसी किसान की जमीन उत्तर भारत में है, एक ही कंपनी से पौधा लेके लगाया है, तो भी माल कटिंग में पूरी लाइफ में चेंजेस आएगा, समय का परिवर्तन आएगा। तो जियोग्राफिकल जोन के मुताबिक आपको गाइडलाइन अलग अलग मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं कहने का क्या मतलब है? एक ही लाइन से पूरे भारत के किसानों को अगर गाइड किया जाए तो सही है क्या? 100 गलत है। मिट्टी का प्रकार बदल गया, क्लाइमेट कंडीशन बदल गई, इन सब के लिए बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ने एक सिंप्लीफाई प्रोग्राम रखा है, BFS, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर आप आ सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और यहां से पूरे भारत की अलग अलग गाइडलाइंस मिलेगी। कैसे? अगर मैं बात करूं
उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी 80% जमीन पीली मिट्टी की है, 20% जमीन काली मिट्टी की है उत्तर प्रदेश में ही। 14 ही महीने में कटिंग आएगी, लेकिन पीली मिट्टी का डोज क्या काली मिट्टी में चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर मैं बात करूं मध्य भारत की, मध्य भारत में मिक्स मध्यम भूमि भी है, हेवी ब्लैक सॉइल भी है, और नर्मदा घाट के जो किसान है वहां पर पीली मिट्टी है। अगर मैं बात करूं 5 एकड़ का मेरा खेत है, उदाहरण में दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं 5 एकड़ का मेरा खेत है और 2.5 एकड़ में मेरा मक्का लगा हुआ था और 2.5 एकड़ में मेरे पास मिर्च था। सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन क्या होता है वह मैं आप लोगों को समझाने चाह रहा हूं, बीएफएस के तरीके से कैसे बी किसान स्मार्ट फार्मिंग किसानों को गाइड कर रहा है बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर के तहत। एक ही खेत है, इसमें मुझे 5 एकड़ में केला लगाना है। केला लगाने से पहले एक तरफ 2.5 एकड़ में मक्का था, एक तरफ मिर्च थी। अभी ये मैंने निकाल दिया है, जमीन की तैयारी करी है, गहरी जुताई करी है, बलराम भैया के बहुत अच्छे प्रवचन सुन करके मैंने एक दिन पानी दिया, एक दिन बंद किया, ऐसे 3 बार पानी दिया, 3 दिन बंद किया और कीचड़ बनाकर पौधा लगाया। अभी मैं मेरा दिमाग चला रहा हूं। बलराम भैया से मैंने ज्ञान ले लिया, कंद लगा लिया या टिश्यू लगा लिया, लगाने का तरीका ले लिया, अब मैं मेरा दिमाग चलाऊंगा, फर्टिलिटी करूंगा। तो एक ही किसान, एक ही कुएं का पानी, एक ही बोरिंग का पानी, एक ही कंपनी का पौधा लिया या एक ही खेत से गठान निकाली, लेकिन क्या मक्का वाली फसल में और मिर्च वाली फसल में एक जैसा पौधा रहेगा? क्या जवाब है? आपसे पूछ रहा हूं। इधर मक्का है, इधर मिर्च है, दोनों में केला लगा दिया, मिर्च वाला ऐसा चलेगा, मक्का वाला ऐसा चलेगा। 2 महीने के बाद कोई आपका मित्र खेत में जाएगा तो बोलेगा यार ये वाला खेत किसका है और ये वाला खेत किसका है। 5 महीने के बाद कोई आपके खेत में जाएगा तो बोलेगा यार ये किस कंपनी का पौधा, किसका खेत है, ये कौन फार्मर है, और ये अच्छा फार्मर है, क्योंकि मिर्च में उठाव ज्यादा मिलता है, पौधा स्पीड से भगता है, मक्का में उठाव कम मिलता है। बीएफएस बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके खेत की जन्म पत्री उठा करके सॉफ्टवेयर में डालेगा। पूरे भारत का एकमात्र स्टेशन है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग, जहां पर बीएफएस से गाइडलाइन दी जाती है बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर के तहत। जो फार्मर भी जुड़ना चाहे, सिंपल तरीका है, यूट्यूब पर जाकर सारी जानकारी ले ले और बी किसान स्मार्ट फार्मिंग पर आप गाइडलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये पूरे खेत का प्लॉट एक जैसा चले, उसके लिए मुझे पता नहीं कि मक्का ने क्या लिया, मुझे पता नहीं कि मिर्च ने क्या एक्सेस दिया, सॉफ्टवेयर को सारा कुछ पता है। अगर आप वहां रजिस्टर्ड होकर के गाइडलाइन ले रहे हैं तो आपको 100 जानकारी मिलेगी कि मक्का में क्या एक्स्ट्रा दें, मिर्च में क्या, मिर्च वाली जमीन में क्या कम करें, पैसा बचाएं। एक तरीका, यहां से हम 100 एजुकेशन ले सकते हैं, पर डे की एजुकेशन ले सकते हैं कि हम क्या करें, कैसे जाएं। मैंने अभी आपको बताया जियोग्राफिकल जोन चेंज होता है तो सॉफ्टवेयर को पता है कि दक्षिण भारत का क्लाइमेट वगैरह क्या है, उत्तर भारत का क्या है, पश्चिम का क्या है, मध्यम का क्या है, तो आपको उस तरीके से गाइडलाइंस मिलेगी। अभी यहां पर मेन बात समझ में आती है कि हमें एग्रीकल्चर करना है, हमें केले की फसल करना है, हमें पंचवर्षीय योजना पर जाना है, तो हमें खेती करना कैसे? खेती करने के हमारे अनुसार 4 तरीके हैं। एक तरीका है रासायनिक पेस्टिसाइड, दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक प्राकृतिक, तीसरा तरीका है मिक्स, और चौथा तरीका है रेसिड्यू फ्री। रासायनिक, प्राकृतिक, मिक्स, रेसिड्यू फ्री। तो इन दोनों को डिलीट करो, रासायनिक को डिलीट करो, प्राकृतिक जिसको पसंद हो वो पकड़ लो, बाकी हर फार्मर समझता नहीं, इसको डिलीट करोगे तो भी चलेगा। आप या तो मिक्स पे जा सकते हैं या रेसिड्यू फ्री पे जा सकते हैं। मिक्स और रेसिड्यू फ्री अभी मेरे ये वक्तव्य निकलेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे और बहुत सारे बुद्धिजीवी मुझे डांटेंगे। मैं आप सभी का फीडबैक लेना चाहता हूं, अगर मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे बताइएगा। तैयार हूं मैं सुनने, समझने, सीखने के लिए। रासायनिक प्रक्रिया को एक तरीके से 100 रासायनिक कर रहे हो, डिलीट करो। गाइडलाइन आपको चाहिए तो बी किसान ग्रुप देगा। 100 प्राकृतिक पे जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑर्गेनिक पे जा रहे हो तो सबसे बड़ा घातक है, गड़बड़ है, मत जाओ। उत्पादन कम आएगा, पकेगा नहीं, 4 साल के बाद रिवर्स हो गए, आपके बच्चों को भी पानी उठवा दोगे कि ऑर्गेनिक कोई बोले तो जाना मत, एक लपड़ दे देना। प्राकृतिक सही है।
अभी मिक्स जाया जा सकता है। ऑर्गेनिक की टिप्स फॉलो करो, थोड़ा बहुत फर्टिलिटी करो, मिक्स करके हम जा सकते हैं। हम जो गाइड करना चाहते हैं वह या तो मिक्स आप ले लो या रेसिड्यू फ्री को समझकर आगे बढ़ो। पूरे भारत की पे नजर है सारे विश्व की कि भारत आज एग्रीकल्चर में किस रास्ते पर बढ़ रहा है। तो हम तो हाईटेक होते जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन किया है, सबसे महंगा ड्रिप डालते हैं, उसमें सबसे महंगे फर्टिलिटी करते हैं, जो वाटर सॉल्युबल मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर से लाकर देती है। भारत में अगर कोई बताता है तो उसको सुनने समझने के लिए हमें लगता है कि इस अनपढ़ से क्या सुन के करेंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनियां पैसे हमसे लेके जा रही है उसका सुने। रासायनिक पेस्टिसाइड्स के पीछे होड़ लगी है, भाग रहे हैं, तो रुको, सोचो समझो कहां पर हम जा रहे हैं, रुकने की आवश्यकता है। रेसिड्यू फ्री हमारा फ्रूट, वेजिटेबल, फल होना चाहिए, जिससे मैंने यूट्यूब पर ये चैनल क्यों लॉन्च किया पता है? कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, पूरे भारत के किसान जुड़ रहे हैं, पूरे विश्व के व्यापारी देख रहे हैं बलराम किसान को, किसान पाठशाला चैनल को, कि भारत में इस तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा है। अलग अलग बैनर से हमारे पास फोन आ रहा है कि भैया हमें इतना रेसिड्यू फ्री केला चाहिए, इतना ये चाहिए। तो मैं अभी बोल रहा हूं भैया अभी भारत में ग्राउंड तैयार नहीं है, मैं नीचे की जमीन बेसमेंट तैयार कर रहा हूं। बहुत सारे किसान मेरे पास आ रहे हैं तो वह भी यही बोल रहे हैं कि भैया हम अभी आएंगे, समय लगेगा, आप ग्राउंड जल्दी तैयार कीजिए, हम लॉन्च होने वाले हैं भारत में, और भारत से 3% की जगह 30% तक एक्सपोर्ट होगा। और उसमें सबसे बड़ी पहली भूमिका आपके मित्र की होगी, बलराम किसान की, किसान पाठशाला की, आपके खुद के कम्युनिटी की भूमिका होगी किसान पाठशाला की। सैकड़ों फोन आते हैं, सैकड़ों कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि भैया आप जो मुहिम कर रहे हो इसमें केवल और केवल रेसिड्यू फ्री पर जाओ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यहां से माल परचेस करके विश्व में पहुंचा सके। समझने की बात सभी किसानों के लिए, मैं हर किसान को चाहता हूं कर्जा मुक्त हो जाए और कर्जा देने वाला हो जाए। कब संभव है? जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें शॉर्टेज आए तो रेट बढ़ेगा। शॉर्टेज कैसे आएगा? हमारे भारत में जो एक एक प्रदेश है वहां पर केला जो उत्पादन हो रहा है, पूरे विश्व का 30 से 40% केला तो केवल भारत ही उत्पादन कर रहा है, लेकिन बाहर जाता नहीं, यहीं की यहीं भीड़ बढ़ती है, तो रेट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी जन एक साथ एक ही फसल को लगाएंगे तो रेट कम होगा। सभी एक साथ एक फसल को लगा रहे हैं, लेकिन बायर ज्यादा आ गए, माल बिककर बाहर निकल गया, तो रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसान पाठशाला क्या कर रही है, ग्राउंड तैयार करने का काम कर रहे हैं। सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम से, बीएफएस से, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम से, जो बाहर के यूरोपियन कंट्री, गल्फ कंट्री को चाहिए कि हम जो फ्रूट खा रहे हैं, हम जो फ्रूट ले रहे हैं वह रेसिड्यू फ्री हो, उनमें कोई पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हार्मफुल प्रोडक्ट ना हो जो हमें कैंसर का कारण बने, हमारी तबीयत खराब करे। तो आपको या तो मिक्स फार्मिंग पे जाना चाहिए या रेसिड्यू फ्री पर जाना चाहिए। उसके लिए किसान पाठशाला भरा पड़ा है जो आपको गाइडलाइंस दे रहा है सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तरीके से। किसान पाठशाला का एक ही मीनिंग है, सरल तरीके से हम खेती कैसे कर सके, बिना पढ़े लिखे किसान भी मेरे कैसे खेती कर सके। इसीलिए मैं हिंदी में बाइट बनाता हूँ। बहुत सारे मराठी मानुस, बहुत सारे तमिलनाडु के, बहुत सारे ये बोलते हैं यार हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हिंदी सबको समझ में आती है। अगर मैंने मराठी में बनाया तो क्षेत्र वाइज हो जाएगा, तमिल में बनवाया तो क्षेत्र वाइज हो जाएगा, अंग्रेजी में बनाया तो कुछ हो जाएगा। हिंदी पूरे भारत की मातृभाषा है, तो हिंदी शब्दूर है, इसलिए मैं हिंदी में बाइट देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बताया प्लांटेशन का तरीका, मैंने आपको बताया जीन इंप्रेशन का तरीका, जो कीचड़ बना के लगाएंगे उससे जीन इंप्रेशन होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप बने हुए मेरे साथ, पेन कागज चालू रखो। अगला टॉपिक है पानी प्रबंधन। पानी प्रबंधन ड्रिप इरिगेशन वालों के लिए भी, फ्लड इरिगेशन वालों के लिए भी, जो नाली से पानी दे उसके लिए भी, जो ड्रिप से पानी दे उसके लिए भी, एक ही प्रोग्राम है पानी प्रबंधन का। जो हमारी फसल है, केला, कंद हो या रोप हो, दोनों के लिए एक ही ट्रिक है। उसकी जड़ों की कक्षा में 24 घंटे मॉइस्चर बना हुआ रहना चाहिए, पूरे खेत में कीचड़ नहीं होना चाहिए। जो मैंने पौधा लगाया उसकी जड़ों की कक्षा में नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए।
पूरे खेत में कीचड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, केले को पानी लगता कैसे है, उसकी परिभाषा क्या है। अगर ये हम समझ गए तो हम 100 समझ जाएंगे कि इसका वाटर मैनेजमेंट कैसे करें। और सबसे ज्यादा उत्पादन में जिसका हाथ है, 70% पानी होता है बॉडी में, 70 से 72% केले की बॉडी में। तो उत्पादन में भी 70 से 72% हाथ किसका हुआ, पानी का। पानी प्रबंधन 100 आपको समझने की आवश्यकता है। केले में पानी लगता कैसे है, केले को ताजा पानी लगता है, रोज पानी लगता है, और मरते दम तक पानी लगता है, लगातार पानी लगता है। फिर से रिपीट करता हूं, इस बात को गठान बांध लो, ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। ताजा पानी लगता है, रोज का पानी लगता है, और लगातार केला खेत से बाहर हो जब तक पानी लगता है। अभी मार्केट में द्वंद्व है, ताजा पानी को समझते हैं ज्यादा पानी लगता है, रोज पानी को समझते हैं बहुत ज्यादा कीचड़ भर के रखना है, पानी कम नहीं होना है। लगातार पानी लगता है मतलब डुबो के रखना है। केला खराब हो जाएगा, आपको बददुआ देगा, आएगा नहीं, उसका फल का प्रोडक्शन उत्पादन कम आएगा। ताजा पानी मतलब हमें कोशिश करना है जल्दी जल्दी पानी देना है। रोज का पानी मतलब उसकी जड़ों की कक्षा में ज्यादा समय का कीचड़ वाला पानी नहीं होना चाहिए, रिपीट जल्दी आ जाए, और मॉइस्चर की कंडीशन। रोज का पानी मतलब वहां पर कभी भी ड्राइनेस ना रहे, वापसा कंडीशन रहे उसकी जड़ों की कक्षा में। और लगातार हमेशा पानी मतलब केले में ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी बच्चा है तो 8 दिन बाद दे दूंगा, या बड़ा वयस्क हो गया तो अब इसको पानी नहीं लगेगा 20 दिन बाद दे दूंगा, नहीं। ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी। पानी देने की सिंपल सी ट्रिक है, फ्लड इरिगेशन वालों के लिए पहले बतला देता हूं, जो नाली से पानी देते हैं। आपको क्या करना है, छोटा पौधा रहता है, जब आप नाली में लगाते हैं तो नाली के ऊपर करवट में, यहां तो लगाना नहीं है। जब बड़ा पौधा होता है, पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो हम नाली और पाली बना देते हैं। तो यहां पर सिंपल सी 1 फीट की पाली, 4 फीट की नाली, फिर 1 फीट की पाली, फिर 4 फीट की नाली, फिर 4 फीट की नाली, 1 फीट की पाली, 4 फीट की नाली, ताकि इधर पानी दो तो यहां नहीं आए, यहां पानी दो तो यहां नहीं जाए। ऐसे ये पौधे लगे हुए रहते हैं और ये हमारी पाली बनी हुई रहती है। फ्लड इरिगेशन वालों के लिए 1 नंबर नाली में पानी देना है, दूसरी में बंद रखो, तीसरी में पानी देना है तो चौथी में बंद रखो। सिंपल पानी देने का तरीका। क्यों, ये जो पौधा है यहां से पूरा कीचड़ मिला इसको, तो यहां से हवा मिल रही है। अभी 5 दिन बाद यहां से कीचड़ मिलेगा तो यहां से मॉइस्चर की हवा मिल जाएगी। हवा, पानी, भोजन तीनों अगर पौधे की कक्षा में बराबर रहा तो वह भोजन फट 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 अपटेक करता है, जड़ों का विकास जल्दी करता है। सिंपल सा तरीका है पानी देने का। जब पौधा बड़ा हो जाएगा, छोटा पौधा रहेगा तो नाली में पानी दोगे, उसके साइड में पौधा रहेगा। बड़ा पौधा हो जाएगा तो पौधे के पास हल्की सी पाली बनाने के लिए मिट्टी लगाओगे तो नाली पूरी चौड़ी पट्टी रहेगी, वहां पर पानी दोगे। यह हो गया फ्लड इरिगेशन के लिए। फ्लड में हमारे पास मापदंड नहीं है कि कितने लीटर पानी दे, समझ रहे हैं। फ्लड इरिगेशन में नापने के लिए कुछ तोल काटा, घड़ी काटा नहीं कि कितने लीटर पानी दे। इसलिए यह सिंपल तरीका, एक पट्टे में पानी दिया, एक खाली रखा, एक में पानी दिया। अगली बार जिसको खाली रखा था उसमें पानी देंगे, पहले को खाली रखेंगे। पूरे भारत में कहीं पर भी अगर फ्लड इरिगेशन का केला है तो इस तरीके से सबसे अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। क्योंकि सभी नालियों में पानी दिया तो सब दूर कीचड़ कीचड़ हो गया, तो कीचड़ चाहिए नहीं, पौधा भोजन उठाएगा नहीं। वापसा कंडीशन कैसे रखें, उसकी ट्रिक। पानी का नियोजन कितना दें, उसकी ट्रिक। सिंपल तरीका। अभी ड्रिप इरिगेशन के लिए या केले को पानी लगता कैसा है उसके लिए, एक पत्ता 1 दिन 24 घंटे में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो 1 लीटर पानी लेता है। सिंपल सी सारणी। आपके पौधे की हाइट हेल्थ कितनी है, कितने पत्ते हैं, उतना गुणा करके उतना पानी देना चाहिए ड्रिप वालों के लिए। फ्लड वालों के लिए मैंने रेसिपी सिंपल शॉर्ट कर दी, सिंप्लीफाई कर दी। एक पट्टे में पानी दो, एक खाली रखो, एक में पानी दो, अल्टरनेट, फिर इसमें पानी दो, इनको खाली रखो।
तो नापतोल करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ड्रिप में नापतोल करने की आवश्यकता है। ड्रिप जितना फायदेमंद है उससे ज्यादा नुकसानदायक है अगर आपको ड्रिप इरिगेशन में वाटर मैनेजमेंट करते नहीं आ रहा है तो। पौधे की अगर उम्र 25 पत्ते की है, 25 पत्ते की उम्र लगभग 4.5 से 5.5 महीने के बीच में आती है, लगभग 5 महीने की उम्र है, 25 पत्ते उसमें आ चुके हैं, तो उस पौधे को 25 लीटर पानी लगेगा प्रतिदिन। 30 डिग्री टेम्परेचर है तो पानी जोड़ने का कैलकुलेशन क्या है, पानी जोड़ा कैसे जाए, पानी कैसे जोड़ते हैं। अभी फ्लड वालों का हो गया, मैं ड्रिप वालों की बात कर रहा हूं। कंद हो या रोक हो, दोनों में एक जैसा ही लगेगा। ये ड्रिप है, लगभग 1.25 फीट पर ड्रिपर आते हैं, मैक्सिमम किसान 1.25 फीट पर ड्रिपर लेते हैं। 40 सेंटीमीटर, 40 2 16 2 40, इस तरह का इसका मापदंड आता है बात करने का। 16 mm की ड्रिप, 2 लीटर डिस्चार्ज, 40 सेंटीमीटर, 16 2 40। या कोई लेता है 12 2 40, कोई लेता है 20 2 40। तो ये 40 क्या है, एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की दूरी, जो पानी गिराएगा उसकी दूरी कितने सेंटीमीटर है, मतलब 1.25 फीट। 40 सेंटीमीटर मतलब 1.25 फीट। ये बीच का 2 क्या है, 2 लीटर डिस्चार्ज पर आवर, LPH। एक एक ड्रिपर 2-2 लीटर पानी 1 घंटे में छोड़ेगा। और ये 16 12 20 क्या है, यह जो नली है, इसकी नली की गोलाई की यह कितनी गोल है, चौड़ा पाइप है, कितना इसका गोलाई कितना गोल है, यह 16 mm की गोलाई है या 12 mm की गोलाई है या 20 mm की गोलाई है, ये पाइप कितना गोल है। 16 2 40 ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं बात करता हूं, ये ड्रिपर आपके खेत में अगर 1.25 फीट पे ड्रिपर है, 2 लीटर डिस्चार्ज है, तो पानी कैसा कैलकुलेट करें उसकी मैं बात कर रहा हूं। सिंपल सा तरीका है, समझने की कोशिश करो, ना समझ में आए तो चैनल को पुश करो, वीडियो को, और रिपीट देख लो, नोट्स बनाओ। अभी मेरा पौधा उदाहरण के लिए 5-5 फीट पर लगा है। एक पौधा 1 2 3 4, दूसरा पौधा 1 2 3 4, तीसरा पौधा। अभी 5 फीट पर 1.25 फीट पर ड्रिपर है तो 4-4 ड्रिपर आएंगे, अगला ड्रिपर यहां पे आ जाएगा। तो हमें ड्रिपर काउंट कैसे करना है, ये पौधा है हमारा, ये ड्रिप लगी हुई है और 1.25 फीट पर ड्रिपर है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 5 फीट हो गई, इसकी और इसकी दूरी। तो 5 फीट में 4 ड्रिपर आएंगे, 2 लीटर का डिस्चार्ज है और 4 ड्रिपर आए एक पौधे को। तो इस पौधे से 1 और 2 और 1 और 2, 1 2 3 4, ये 4 ड्रिपर का पानी काउंट में आएगा। 2 लीटर डिस्चार्ज है तो 4 गुणित 2, अगर 1 घंटा पानी चला है तो 8 लीटर पानी इस पौधे को मिला 1 घंटे में हमारा ड्रिप पंप चलाने पर। और ड्रिपर में 1 kg का प्रेशर है तब, यह बात महत्वपूर्ण है, ड्रिप लाइन में 1 kg का प्रेशर है तब आपका 1 घंटा पानी चलने पर 2 लीटर डिस्चार्ज आया है, जितना उसका मापदंड है उतना डिस्चार्ज आया। 4 लीटर है तो 4 लीटर देगा, 2 है तो 2 है, 1.5 है तो 1.5 लीटर देगा। उदाहरण मैंने माना है 2 लीटर डिस्चार्ज है। अभी परिस्थिति क्या है, 5 महीने का पौधा है, 30 डिग्री का टेम्परेचर है, तो 5 महीने के पौधे में लगभग 25 पत्ते होते हैं और 5 पत्ते होते हैं, 7 पत्ते उसके नर्सरी के, तो टोटल हो गई यह 32 पत्ते। सिंपल सी भाषा समझने की है, 30 डिग्री टेम्परेचर, 5 महीने का पौधा, 25 पत्ते और 5 से 7 पत्ते नर्सरी के, 32 पत्ते आ गए। अभी हमने 1 घंटा पानी चलाया तो 8 लीटर पानी मिला। तो इसको देना कितना है, एक पत्ते को 1 लीटर। सूत्र क्या है, एक पत्ता 30 डिग्री टेम्परेचर 1 लीटर पानी। ये 25 पत्ते का है तो कम से कम 25 लीटर पानी तो ये हो गया, और 7 पत्ते की उम्र उसकी हो चुकी थी तो 30 से 32 लीटर पानी देना है पर डे इसको। तो कैसे देंगे, 8 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32 गुणित 4 करूंगा तो 32 लीटर पानी, मतलब 5 महीने की उम्र में 25 से 30 पत्ते का पौधा अगर है
तो मुझे 2 लीटर डिस्चार्ज 1.25 फीट पर है तो 4 घंटे मोटर चलाना है। सिंपल सा तरीका है। जितने ड्रिपर ये ड्रिपर इधर काउंटिंग में आएगा, ये ड्रिपर इधर काउंटिंग में आएगा, इस पौधे की जड़ें जहां तक फैली हुई है वहां तक। अभी यहां पर द्वंद्व आएगा कि भैया आज की मैं बात करूं, आज मई चालू है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। आज का उदाहरण लेता हूं मई का। 40 डिग्री का टेम्परेचर है, 30 पत्तों की उम्र है, तो पानी कितना देना पड़ेगा? आज की कंडीशन उदाहरण, 30 पत्ते की उम्र है तो 30 लीटर पानी तो एक हो गया 1 लीटर के हिसाब से, और 30 डिग्री टेम्परेचर पर आपको 30 लीटर देना था। अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है तो ये 25% बढ़ गया टेम्परेचर, 25% टेम्परेचर बढ़ गया, तो 25% पानी इंक्रीज करना है, परसेंट में इंक्रीज करना है। तो 25% पानी इंक्रीज करने पे कितना आएगा? 40 LP, 40 लीटर पानी। अभी 40 लीटर पानी देना है, हमारे पास 4 ड्रिपर है, 2 लीटर डिस्चार्ज है, 4 ड्रिपर का पानी 1 घंटे का हो रहा है 8 लीटर, 4 दूनी 8 लीटर। अभी 40 लीटर पानी देना है तो 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजा 40। मुझे यहां पर आज की तारीख में 5 घंटे पर डे प्रतिदिन पानी चलाना है। यह कैलकुलेशन अगर हम ड्रिप इरिगेशन पे कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उत्पादन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, वरना हमारा उत्पादन कम 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 होगा। इसी थ्योरी पे अगर मैं बात करूं कि ठंड अगर यहां होती, वाटर मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है सुनने समझने के लिए। अगर यहां पर 20 डिग्री का टेम्परेचर है और वही 30 पत्ते हैं और वही 2 लीटर डिस्चार्ज की मेरी ड्रिप है, तो क्या पानी देता मैं? 30 डिग्री टेम्परेचर पे 30 लीटर पानी, एक पत्ते का 1 लीटर, 30 पत्ते का 30 लीटर पानी। अभी यह कितना 33% रिड्यूस हुआ है, 30 से 20 हुआ है। कितना हुआ? ये 1/3 कम हो गया, 2/3 बचा है टेम्परेचर, 1/3 कम हो गया, तो 33% कम हुआ। तो इसका 33% क्या होगा? 20 लीटर पानी तो देना है ठंडी में भी, 20 डिग्री टेम्परेचर में भी, लेकिन देना कितना है? एक पौधे को 4 ड्रिपर है, 1 घंटा चला रहे हैं तो 8 लीटर पानी आ रहा है, 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 घंटे चलाएंगे तो पानी थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हमें यहां पर 2.5 घंटे पानी चलाना है प्रतिदिन। यह वाटर मैनेजमेंट का एक छोटा सा कैलकुलेशन है। ड्रिप इरिगेशन वालों को हाँ आप ही से बात कर रहा हूं। ड्रिप इरिगेशन वालों को यह ध्यान रखने की बात है कि मेरे पास ड्रिप है तो मैं ड्रिप का उपयोग कैसे करूं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरे पौधे की उम्र बढ़ रही है, तो कैलकुलेटर चलाकर पानी प्रबंधन करो। हाँ, हर 7 दिन में 1 से 2 पत्ते आ जाते हैं, हर 15 दिन में 4 पत्ते आ जाते हैं। जो स्पीड से चलाता है, जो धीरे चलाता है, और एक ओवरऑल एवरेज 5 दिन का 1 पत्ता आता ही आता है पौधे में, न ज्यादा भग रहा है न कम चल रहा है। तो हर 15 दिन में 3 पत्ते आ गए तो पानी का नियंत्रण कम ज्यादा करना पड़ेगा। हर महीने का टेम्परेचर बदल गया तो पानी का नियंत्रण कम ज्यादा करना पड़ेगा। चाबी बिठाओ वाटर मैनेजमेंट पे, बुक्स डायरी मेंटेन करो। नहीं करेंगे ना तो जितना पक रहा है उतना पकेगा, और अगर करेंगे तो हम बेहतर उत्पादन के पास जा सकते हैं। कहीं पर एक पौधे में 15 किलो का भी उत्पादन आ रहा है, और उसी क्षेत्र उसी एरिया में एक पौधे पर 50 किलो का भी उत्पादन आ रहा है। मैं आपसे बात करूं गुजरात, जहां मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा पौधा लगा हुआ था जिग्नेश पटेल के यहाँ, गुजरात भरूच जिले में सुकल तीर्थ के पास एक गांव है मंगलेश्वर। जिग्नेश पटेल रेवा प्लस था, 60 किलो प्लस, 68 किलो 150 ग्राम का उत्पादन। वीडियो डला हुआ है जिग्नेश पटेल के नाम से, आप यूट्यूब पर देखिए, खेत का पूरा किसान पाठशाला पर देखिए। उसी क्षेत्र उसी गांव में वहीं पर 1-2-4 किलोमीटर पे किसी का 15-20 किलो भी वजन आ रहा था। कहने का यह मतलब है सब हम किसानों के हाथ में हैं। दूसरे के तरफ देखना कम करो, अपने तरफ देखना चालू करो। पेन कागज लेकर के बैठो, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर। हमने क्या किया है, हम किसानों ने दूसरे की तरफ झांकना जादू किया है, कोई आकर मेरी मदद कर दे।
तो जो अगर आपकी मदद करेगा वो केवल और केवल उसकी मजदूरी करने के लिए आएगा, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी घर बार है, उसके भी सेठ को पैसे कमा के देना है, तो पहली प्राथमिकता उसके लिए वह है। फिर आपको गाइड करेगा आपके तरीके से, जो आएगा वो उसकी डपली बजाएगा, उसकी गाइडलाइन देगा आपको, आप पर थोपने की कोशिश करेगा। सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन तरीका जो किसान पाठशाला प्रोवाइड करा रहा है वह केवल किसानों की कम्युनिटी है। कोई अपनी डबली बजाने वाला नहीं। सुनने समझने की कोशिश करो, वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान दो, 100 सक्सेस वहीं से आना है। इसके बाद में और 2-3 चीजें आएगी, फटाफट मैं आपको बतलाता हूं। पानी प्रबंधन के साथ साथ अभी महत्वपूर्ण बात है, हमारे पानी का पीएच क्या है, टीडीएस क्या है, और हम जिस खेत में फर्टिलाइजर मेंटेन करेंगे, रेसिड्यू फ्री या खाद बीज दवाई या ऑर्गेनिक प्राकृतिक, तो हम किस तरीके से खेती करें। अभी यहां पर सोचने समझने की बात यह है कि मैं जो फार्मिंग कर रहा हूं उसको किस तरीके से करूं। इसमें सिंप्लीफाई तरीके से करने में बहुत ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा बाउंडर करने की आवश्यकता नहीं, कुछ मैं 4 चीजें बतला रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी जमीन का पीएच क्या है, मिट्टी का पीएच क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। पानी का पीएच क्या है। दूसरा, कार्बन कितना परसेंट है, मिट्टी का पीएच क्या है, कार्बन परसेंट क्या है, पानी का पीएच क्या है, और टीडीएस क्या है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। पानी में चाहिए पीएच क्या है, टीडीएस क्या है, और मिट्टी में पीएच क्या है, कार्बन क्या है। अगर ये 4 चीजें आपको पता है तो आप एग्रीकल्चर को बहुत आसान से कर सकते हो, खुद का दिमाग लड़ाकर। जिस एग्रोनॉमिस्ट से आप गाइडलाइन ले रहे हो उनको केवल ये 2 चीजें ये बतलाना है, मिट्टी की, और 2 चीजें पानी की बतलाना है, उसे आपको गाइडलाइन देने में आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, अगले को यह समझ में आ जाएगा कि इस फार्मर को मैं मामू नहीं बना सकता हूं, इसके पास कुछ डाटा है। दोनों समझा देता हूं। पीएच होना चाहिए 6.5 से 7, पानी का हो तब भी और मिट्टी का हो तब भी, या पानी और मिट्टी बनकर जो कीचड़ बन रहा है मिल करके उसका पीएच होना चाहिए 6.5 से 7। तो हम केले में जो भी फर्टिलिटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, पौधा फटफट अपटेक करेगा। कार्बन परसेंट कम से कम 1 होना चाहिए, 5 हुआ तो सबसे बेस्ट, 1 हुआ तो अच्छा, और 1 से कम हुआ मतलब हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। केले में कार्बन का परसेंटेज 1 या 1 से ऊपर, सबसे बेस्ट है 5 होना चाहिए। 5, 0.5 नहीं बोल रहा हूं। आपने मृदा प्रशिक्षण रिपोर्ट करवाई होगी तो 0.5 बहुत सारे किसानों के पास आया है और उसके सामने लिखा है सामान्य, वह 100 गलत बात है। सामान्य 1 या 1 से ऊपर, 1 के नीचे मतलब हमारे खेत का कार्बन परसेंट कम है। तो कार्बन गोबर से बढ़ सकता है, हमारे खेत के खरपतवार वहीं उठा करके डाल दो उससे बढ़ सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। यह होना चाहिए। टीडीएस होना चाहिए 300 से अंदर या 300 तक। जिनका बोरिंग ज्यादा है, गहरा बोरवेल है, 300 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, उनका 700 से 1200 तक टीडीएस आता है। पानी में घुलनशील लवणीय तत्वों की मात्रा कितनी है उसे बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, टीडीएस। वह जितना कम हो, क्योंकि हम जो फर्टिलाइजर देंगे तो पानी में घुलने की जगह बचनी चाहिए। 1 लीटर पानी में 1500 ग्राम तक घुल सकता है आसानी से। अभी ऑलरेडी अगर आपका 700 आया है मतलब 700 ग्राम घुला हुआ है, तो उस 1 लीटर पानी में आप जो आप घोलोगे वह 700 ही ग्राम घुलने की जगह बची। 700 तो पहले घुला हुआ है, मतलब वहां पर जगह कंजेस्टेड है। टीडीएस जितना कम घुला हुआ है उतना हम ज्यादा खाद घोलकर पौधे की जड़ों की कक्षा में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। इसलिए पीएच महत्वपूर्ण है, कार्बन महत्वपूर्ण है और टीडीएस महत्वपूर्ण है। खेती करने से पहले मृदा परीक्षण करवाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा इसके पीछे भागने और दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। मृदा परीक्षण घर भी कर सकते हो। मैंने YouTube पर एक बाइट डाल रखी है कि घर पर कैसा करें। मिट्टी परीक्षण घर पर कैसा करें, YouTube किसान पाठशाला पर जाएंगे तो उसमें एक बाइट है, आप 100 उसे सुनकर
फॉलो कीजिए। और अगर कहीं से करवा रहे हैं और हमसे गाइडलाइन लें या किसी से भी गाइडलाइन लें, सिंपल सा तरीका है, पीएच कार्बन पता होना चाहिए, वरना उसको नियंत्रण कैसे करें वैसी गाइडलाइन लें। बी किसान स्मार्ट फार्मिंग आपको गाइडलाइन देने के लिए तैयार है। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियोस डले हुए हैं किसान पाठशाला पर, कैसे कार्बन मेंटेन करें, कैसे पीएच मेंटेन करें। मोटी बात, 6.5 से 7 पीएच होना चाहिए, 1% से ऊपर कार्बन होना चाहिए। पानी का भी 6.5 से 7 पीएच होना चाहिए और टीडीएस 300 के इर्द गिर्द होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चल जाएगा। अभी यहां पर इसी कड़ी को मैं अगर आगे बढ़ाते हुए जाऊं तो मैंने जमीन की तैयारी बतलाई, लगाने का तरीका बतलाया, पौधा कंद का सिलेक्शन बतलाया, जियोग्राफिकल आपका फर्टिलिटी अलग अलग रहेगा, सबको एक जैसा एक ही खाद का डोज एक पर्चा आ गया, और 5 ही स्टेट वाले अलग अलग या पड़ोसी भी उसी को फॉलो करे तो गड़बड़ है। वहां पर आप बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर के पास जा सकते हैं जो आपको सिंप्लीफाई तरीके से गाइडलाइन करे, या आप जिससे भी गाइडलाइन ले रहे हो उसे हिंदी में स्पष्ट बताएं कि मैं इस जियोग्राफिकल जोन में हूं, मैंने क्या करना चाहिए। उसको कार्बन पीएच पता होना चाहिए अपने खेत का, और पानी जो दे रहे हैं उसका पीएच और टीडीएस पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने ग्राफ पर बात करी। इतना सभी समरी हम कर चुके हैं, जो आगे आ गया है वो रिवर्स करके देख सकता है। अभी यहां से आगे आता है केले में खाद का प्रबंधन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या किया जाए। सबके लिए बेस्ट प्रोग्राम है ना, सबको यही सुनना है, इसी के लिए बैठे हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए सिंपल सा मैं एक ट्रिक बतलाता हूं, उस ट्रिक के तहत आप अपनी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। कैसे? पहले तो ये बतलाओ, रामायण कौन कौन देख रहा है? आज शायद आखिरी दिन है रामायण का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि राम जी ने जो सृष्टि की रचना करी है, या जो भी जिस धर्म को मानता है उसके भगवान ने इस सृष्टि की जो रचना करी है उसे समझने की कोशिश करें। पौधे का खाद है क्या? फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनने समझने की बात है। पूरे भारत में नहीं पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में 2 तरह के प्राणी हैं। एक है चल, आप में कुत्ता, बिल्ली, केंचुआ, नेवला, चल और अचल, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। आंख अच्छी नहीं लग रही इसकी, है बिगड़ गई, अभी ठीक है। एक चलने फिरने वाले प्राणी, आप में कुत्ता, बिल्ली, नेवला, केंचुआ, जानवर, गाय, भैंस, बकरी, सब जो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। दूसरे प्राणी हैं पेड़ पौधे, यह चल फिर नहीं कर सकते, एक जगह खड़े हैं। दोनों श्वास लेते हैं, दोनों भोजन खाते हैं, दोनों भोजन को निकालते हैं, दोनों अपनी अपनी सारी प्रक्रिया करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। समझने की जरूरत है, पौधे भी बात करते हैं। ट्राई करके देखो कभी। कब करोगे? संध्या काल में, सूर्य अस्त हो गया है उस समय, लाइट बचा है, सूर्य नहीं है, उसे संध्या काल कहते हैं। या सूर्य उदय हो रहा है उस समय, उसे भी संध्या काल कहते हैं। कि सूर्य उदय हुआ नहीं है, लाइट थोड़ा बहुत है, संध्या काल। सूर्य उदय होने वाला है उस समय, या सूर्य अस्त हो चुका है, यह संध्या काल। जिसमें ज्यादा महत्व माना गया है शाम को, जहां सूर्य चले गया, उसकी रोशनी बच गई, उस समय आप अपने खेत में जाकर बैठो एकांत में, बीच में, पूरे प्लॉट के बीच में, आपकी जो भी फसल हो, शांत चित्त, उस पौधे को केवल देखना है, अंदर समझना है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करके देखो। 2 तरह के प्राणी हैं, एक चल है, एक अचल है। पौधे का भोजन क्या है उस पर मैं बात कर रहा हूं। राम जी की या जो भी आपके इष्ट देव है उसकी क्या रचना है, मेरी रचना में बतला रहा हूं। साल भर तक इस पौधे ने जड़ों के द्वारा भोजन लिया, पूरा वयस्क हुआ, अपनी चरम सीमा पर आया, आम का पेड़ है, फूल फ्लावरिंग आ गई, थोड़ा समय हुआ, केरियां बन गई। अभी अगर मैं इसे तोड़ने के लिए नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? प्रश्न है आपके लिए। अगर इस आम के पेड़ को मैं तोड़ने नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? सिंपल सा है, यह टूटेगा और नीचे गिर जाएगा। अभी इसे मैं लेने नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? यह यहां पर सड़ गल के खत्म हो जाएगा।
अभी इस आम के पेड़ ने पूरी जीवन प्रक्रिया में भोजन लिया, पानी पिया, श्वसन क्रिया करी, बड़ा हुआ, फ्लावरिंग करी, बोल दिया और गिरा दिया। यह आम का पेड़, आम इसके लिए, इस पेड़ के लिए क्या काम का है? कुछ भी काम का नहीं। ये आम किसके लिए काम का है? डायरेक्ट मैं खा सकता हूं। चलने फिरने वाला प्राणी स्थिर प्राणी का वेस्टेज खा सकता है। क्या है ये? पेड़ का वेस्टेज। ये इसके कुछ काम का नहीं है ना, ये वेस्टेज है, मतलब इस पेड़ का ये गोबर है, ये वेस्टेज है। चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन क्या है? स्थिर प्राणी का वेस्टेज। अभी मैंने खाया और मैं जो भी निकाल रहा हूं, मेरा वेस्टेज जो भी है, गाय भैंस बकरी बिल्ली का जो गोबर है, मेरा जो गोबर है, देसी केचवे का जो वर्मी कंपोस्ट है, वो क्या है? इस पेड़ का भोजन है। सिंपल सी भाषा में भोजन प्रबंधन क्या है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या है, इस दृष्टि को पहले अपने अंदर उतार लो, फिर खेत में जाकर के हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन ले सकेंगे। इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी चलने फिरने वाले प्राणी हैं, उनका वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन है। जितने स्थिर प्राणी हैं, उनका वेस्टेज चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है। यह लिंकिंग है, यह राम जी की रचना है। इसे समझने की कोशिश करो। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। यह प्रोग्रामिंग आपने समझ ली कि स्थिर प्राणी का भोजन क्या है। उस भोजन में आता है बैक्टीरिया, कार्बन और ह्यूमस। अभी इस बैक्टीरिया, कार्बन, ह्यूमस में सभी तरह के न्यूट्रिशन है। एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन वगैरह सब 17 न्यूट्रिएंट्स वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधे का भोजन है। तो यह जो वेस्टेज है, इसमें सारे 17 न्यूट्रिएंट है, साथ में कार्बन है, ह्यूमस है और बैक्टीरिया है जो पौधे को भोजन अवेलेबल कराएंगे। सिंपल सी बात। अभी हम वैज्ञानिक तथ्य पर जाते हैं कि जो 17 न्यूट्रिएंट्स पौधे का भोजन है, उसमें है क्या क्या? एन, पी, के, ये मुख्य घटक है। यह चाहिए ही चाहिए। कार्बन से दो, बैक्टीरिया से दो या फर्टिलाइजर के द्वारा दो। अभी मैं आता हूं, आपको जो सुनना है, आपके जो कान सुनने के लिए तैयार रेडी बैठे हैं उस पर। उसके बाद में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकंड भोजन है। और इसके बाद में आता है थर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, कोबाल्ट, सिलिकॉन, ऐसे टोटल मिलाकर के 17 न्यूट्रिशन है। 17 न्यूट्रिशन में मेन जो आता है, यह 3 आपके पास है तो आप खेती कर सकते हो, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। बाकी आवश्यकता नहीं है इसलिए कि आपको अगर बी किसान के साथ मिलकर खेती करना है, किसान पाठशाला के साथ, तो जहां पौधे लगेंगे वहां मैं करवाता हूं कचरे की मल्चिंग पौधे के नीचे। या आपका ड्रिप का है तो एक पट्टा पूरा कचरे की मल्चिंग, एक खाली, फिर एक पट्टा पूरा कचरे की मल्चिंग। इस तरीके से आपको खेती करना है। अगर नाली पाली है तो यह पाली पर पूरा कचरे की मल्चिंग, नाली में जहां पानी दोगे यह खाली रहेगा। कचरे की मल्चिंग करना है तो कचरे की मल्चिंग के नीचे मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप होती है कचरे के नीचे, तो वहां सूक्ष्म तत्व ऑटोमेटिक डिजाइन होते हैं। यहां माइक्रोबेस कॉलोनी डेवलप होती है कचरे के नीचे। कीट पतंग बैक्टीरिया सभी कुछ यहां रहते हैं। तो इनकी जो विष्ठा निकलती है, इनके शरीर से जो लार निकलती है, इनका जो गोबर निकलता है, वह सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है और कुछ हद तक मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर की भी पूर्ति करता है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक। तो ये दो हमें डालना चाहिए। अभी इसमें फर्टिलाइजर प्रबंधन का सिंप्लीफाई तरीके से कैसे होता है किसी भी फसल में, या केले में क्या भूमिका होती है, तीनों चीजों पे मैं आता हूं। एन, पी और के। केले की जो उम्र है उसमें एनपीके कब, कहां, कैसा, कितना देना चाहिए। सबसे पहला हमारा बजट कितना है उतना एप्लीकेशन करें। बहकावे में ना आए, मार्केट के दिखावे में ना आए, कर्जा करके कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं। कचरे की मल्चिंग करो, हर 15 दिन में गुड़, गोबर, गोमूत्र का प्रयोग करो तो भी पक जाता है। लेकिन और हमें ऐसा है कि थोड़ा ज्यादा उत्पादन ले तो एनपीके डाल सकते हैं। मेरा फर्टिलाइजर पे कोई ध्यान नहीं है, ये जस्ट आप लोग नाराज ना हो इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं।
मैं गाइड करता हूं सबसे पहले क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरा वाटर मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे आपको जरूरत है तो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो कैसे देते हैं? कोई सा भी पौधा हो उसमें 3 तरीके से एनपीके जाएगा। पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ में एनपीके तीनों जाएंगे, एनपीके तीनों जाएंगे। पौधे की रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ, तना, फ्लावरिंग, फूल, बोल, बंच, ये जब वो स्टोर कर रहा है तो उसमें पी और के जाएगा। एन मतलब यूरिया, पी मतलब डीएपी के अंदर फास्फोरस आता है, के मतलब पोटास। वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़वार होगी उस समय तीनों जाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ, तने की मोटाई करना और बंच को ज्यादा हेल्दी लाना, उस समय अधेड़ उम्र में पी और के। और लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्शन में जब केले का बंच भरा हुआ जाना चाहिए उस समय केवल के, एन पी के, फिर पी के और फिर केवल के। ये साल भर लगेगा, यह थोड़े समय लगेगा, यह फिर थोड़े समय लगेगा। अभी मैंने आपको 6 चीजें बताई, एन पी के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब इन 3 चीजों का नाम आएगा। सल्फर, ज्यादा बारिश, ज्यादा ठंड है और फास्फोरस को अपटेक कराना है, पीएच को कम करना है तो सल्फर लगेगा। आपकी जमीन का पीएच ज्यादा है तो सल्फर का प्रयोग करो। आपके खेत में पानी ज्यादा हो गया तो सल्फर का उपयोग करो। आपके खेत में ठंडी ज्यादा आ गई, उत्तर भारत के लिए सल्फर बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका उपयोग करो। सल्फर डायरेक्ट यूज किया तो महंगा पड़ेगा, तो अमोनियम सल्फेट का उपयोग करो। 50 किलो के बैग में आएगा, बहुत सस्ता गिरेगा, 25% उसमें सल्फर आता है। अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिंकिंग है फास्फोरस से। जितना फास्फोरस जा रहा है उसका 20% मैग्नीशियम उसके साथ में ही देना है। पौधा लगाने से लेकर फ्लावरिंग आने तक हमें फास्फोरस देना है केले में। उस समय जितना फास्फोरस का हमारा बजट है उसका 20% मैग्नीशियम देना है। जितना मैग्नीशियम जाएगा उतना फास्फोरस उसका 80% अपटेक होगा, वरना नहीं होगा। अभी आता है कैल्शियम। कैल्शियम लिंकिंग है पोटास से। पोटास लगाने से लेकर आखिरी तक केले को लगता है, तो कितना दें? जितना पोटास हम दे रहे हैं उसका 20% कैल्शियम देना है शुरुआत से अंत तक। अभी बहुत सारों के दिमाग में चल रहा होगा, भैया सीधा बतला दे, 1 बोरी डालू या 10 बोरी डालू? नहीं, ऐसा दिमाग मत चलाओ। मैं अगर कोई भी बाइट दूंगा तो पूरे भारत के हजारों लाखों किसान मुझे सुन रहे हैं तो सब 1 बोरी डालना चालू कर देंगे। मैं परसेंटेज वाइज बतला रहा हूं, आपको पेन कागज लेकर बैठना है। आपको नहीं पढ़ाई आ रही है तो भाई को, लड़के को, लड़की को बोलो कि ये सुनकर मुझे लिख कर दे। और मुझे लगता है 95% फार्मर मेरे सक्सेस है, पढ़े लिखे हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं वो पढ़े लिखे ही हैं। आप खुद पेन कागज लेकर बैठो, ये जो मैं कैलकुलेशन बतला रहा हूं इसे लिखने की, समझने की कोशिश करो। सिंपल से सारे कैलकुलेशन है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का। अभी इसको मैं अगर 2-3 भागों में बांट दूं तो क्या मैं बांटूंगा? प्रति पौधे को न ज्यादा न कम, आपकी भावनाओं को आहत नहीं करूंगा, मैं बतला देता हूं। एक पौधे के लिए पूरी उम्र का, पूरी उम्र में क्या फर्टिलाइजर चाहिए? NPK 260-400 ग्राम। ये मैंने बताया यूरिया, ये मैंने बताया फास्फोरस जो 1261 के अंदर 61% है, डीएपी के अंदर जो 46% है, 1846 आता है जो, या फास्फोरिक एसिड के अंदर 46% आता है, ये वो हो गया। और ये बताया मैंने पोटास, एनपीके 200 ग्राम, 60 ग्राम, 400 ग्राम। पूरी उम्र में लगना कैसे है? पहले तीनों लगेंगे, बाद में पी और के लगेगा और आखिरी में केवल के लगेगा। पहले तीनों लग गए, फिर 2 लगे, फिर आखिरी में 1 ही लगा। अभी आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो सल्फर का सिंपल सा है, बारिश ज्यादा होगी वहां पर देना है, पीएच जिस जमीन का ज्यादा है वहां पर देना है, ठंडी जहां पर ज्यादा है वहां पर देना है।
सल्फर का सिंपल सा प्रोग्राम कितना देना है, फास्फोरस जितना है उसका 20%। अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिंकिंग है फास्फोरस से, जितने दिन फास्फोरस जाता है उतने दिन मैग्नीशियम देना है। कितना देना है, जितना फास्फोरस देना है उसके 20%। अभी कैल्शियम, कैल्शियम पोटास से लिंकिंग है, साल भर तक देना पड़ेगा, जितना पोटास जाता है उसका 20%। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, बोरान, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, कोबाल्ट, क्लोरीन, किसी की आवश्यकता नहीं है। कब, जब आप 100 बी किसान को फॉलो कर रहे हो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसा मामू बनाने वाले कोई भी फर्टिलाइजर की आवश्यकता आपके फील्ड में नहीं है, रेसिड्यू फ्री में भी नहीं है। अगर आपने कचरे की मल्चिंग करी है और उसके हर 15 दिन में 200 लीटर पानी में 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड की मिट्टी, 100 ग्राम सुक्रोज डाल करके 2 दिन रखते हो, उसे घोल करके हर पौधे को 200 ml देते हो, 15 से 30 दिन के अंदर कचरे की मल्चिंग करते हो, तो किसी भी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपके खेत में एंट्री नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एनपीके तीनों से पका लेंगे, जरूरत लगी तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर डालकर पका लेंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छा सिंप्लीफाई तरीका है हमें समझने का, खेती करने का। अभी जिसका जितना बजट हो उसको रेशो में डिवाइड करके बांटो। नहीं समझ में आ रहा है तो BFS पे रजिस्टर्ड करो, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर पे। सिंपल सा तरीका, 1 रुपए पौधे का फर्टिलाइजर का कास्ट लगता है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग में। उसका नंबर है 94 245 38 222। यूट्यूब पर जाओ, निःशुल्क जानकारी है। अगर आपको पेड व्यवस्था लगती है कि आपको कंप्यूटराइज एक स्लिप मिल जाए, हर 30 दिन में आपको फर्टिलाइजर की गाइडलाइन आ जाए कि आपकी फील्ड कैसी है तो उसको क्या फर्टिलाइजर दें। किसी की काली मिट्टी है तो उसका डोज अलग आएगा, पीली मिट्टी है तो उसका डोज अलग आएगा, लाल मिट्टी है दक्षिण भारत में तो उसका डोज अलग आएगा। समझने की आवश्यकता है। मैं किसी को अगर एक बाइट में बोलूंगा तो पूरा भारत मुझे सुन रहा है, देख रहा है, गलत हो जाएगा। सबके लिए 10 बोरी पोटाश सही नहीं है। आपकी फील्ड में क्या कार्बन परसेंट है, क्या टीडीएस है, उसके हिसाब से तो बीएफएस सबसे बेस्ट विकल्प है। आप यहां पर अपना बजट बताओ कि मेरा 40 रुपए का बजट है या मेरा 20 रुपए का बजट है, उसके हिसाब से बीएफएस आपको गाइडलाइन देगा, ये नंबर है, यहां पर बात करो। सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तरीके में हम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, कहीं ज्यादा हमें दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे मैं अगर बढ़ूं तो अभी रोग, डिसीज, डेफिशिएंसी आती है कि केले में क्या रोग आता है, क्या डेफिशिएंसीज आती है, क्या डिसीज आती है। छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं। बंची टॉप वायरस आएगा जिसमें पत्ते अंदर घुसते हैं। सीएमवी आएगा, कुकुम्बर मोजेक वायरस आएगा जिसमें पत्ते पर रेशे हो जाते हैं और पौधे का सेंटर पोंगा अंदर होकर के फिर हाथ लगाने से ढल जाता है। जिन्होंने मार्च, अप्रैल, मई में केला लगा रखा है उन्होंने अगर गर्म हवा से बचने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल सण मक्का ढेंचा नहीं लगाया है तो गड़बड़ होगी। तो यहां पर कॉलर रॉट आ जाएगा। जैसे ही एक बारिश होगी, पौधे को हाथ लगाएगा तो यहां पर फंगस आ जाएगी, टूट के गिर जाएगा। अभी उत्तर भारत में बीटल और विल्टिंग की बहुत ज्यादा समस्या है। पनामा विल्ट की बहुत ज्यादा समस्या है बिहार में। तो वाटर मैनेजमेंट का ध्यान देना है, पूरे खेत में कीचड़ कीचड़ नहीं रखना है, तो ये सब डिसीज से बचा जा सकता है। डेफिशिएंसी क्या होती है? डेफिशिएंसी मतलब हमने कुछ फर्टिलाइजर दिया लेकिन पौधे ने उठाया नहीं, तो उसकी कमी पेशी दिखना। रोग मैंने बतला दिए, 4-5 तरीके के हैं। वाटर मैनेजमेंट करोगे तो रोग कोई सा आएगा नहीं। पूरे खेत में ताजा पानी देना है, रोज का पानी देना है और कीचड़ नहीं रखना है, लगातार पानी देना है। फ्लड इरिगेशन वालों को भी एक नाली में पानी देना, एक खाली रखना है, एक में पानी देना, अगली बार जिसको खाली रखा उसमें पानी देना, पहली वाली को खाली रखना। अगर इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया तो कोई भी फंगल, वायरल, निमेटोड, विल्टिंग, डंपिंग आता नहीं, आएगा तो जल्दी रिपेयर होगा। सबसे बड़ा घातक केले के अंदर है सिगाटोका, जो आम हो चुका है, पूरे भारत में आ गया है। सिगाटोका का सिंप्लीफाई एक ही तरीका है, एक पट्टे में कचरा रखो, एक को खाली रखो और पौधे का ग्राफ कम से कम 35 स्क्वायर फीट का रखो। सिगाटोका आएगा नहीं आपके खेत में, आ गया तो तुरंत रिपेयर होगा। इसके अलावा कुछ भी किया, नाली से इरिगेशन है तो भी आपको झिकझैक में लगाना है,
ये पौधे लगे हुए हैं, 35 स्क्वायर फीट का ग्राफ देना है तो नाली में भी सिगाटोका आएगा नहीं, पूरे खेत में पानी भर के रखा तो सिगाटोका आएगा, एक में पानी, एक खाली, एक में पानी, अल्टरनेट जिसमें खाली था उसमें पानी, दूसरों को खाली, ऐसा किया तो नाली वाली पद्धति में भी सिगाटोका आता नहीं, आएगा तो फटाक से रिपेयर होगा। अभी सब वायरल फंगल निमेटोड डिसीज का विकल्प क्या? वाटर मैनेजमेंट बेस्ड तरीके से और माइक्रोबेस कॉलोनी कचरे की मल्चिंग से खेत में करना। अभी आए ही नहीं, इसके लिए टीकाकरण क्या? तो पौधा प्लांटेशन जिस दिन से किया उसके हर 30-30 दिन पर सिंप्लीफाई एक तरीका समझ लो, कार्बनडिज्म करके एक फफूंदी नाशक है जो बावेस्टिन के अंदर आता है, या जिन क्षेत्रों में बावेस्टिन नहीं मिलता है वो कार्बनडाइज्म करके एक सिस्टेमेटिक फफूंदी नाशक है, उसको हर 30 दिन में 1000 पौधों पर 100 ग्राम ड्रेंचिंग करें या ड्रिप से चलाएं। उसके साथ में 100 ग्राम आपको सुक्रोज लेना है। सुक्रोज और कार्बनडिज्म का जो कॉम्बिनेशन है और सुक्रोज के साथ गो अर्क से ट्रीटेड जो है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल का काम करता है, और यह कार्बनडाइज्म इस सुक्रोज को गो अर्क के तथ्य को सिस्टेमेटिक होने के कारण पूरे प्लांट की बॉडी में इंजेक्ट करता है, पूरा प्लांट उसको सक करता है। जिस दिन दोगे उसके एक दिन पानी बंद करना है। सिगाटोका आए नहीं, फंगल वायरल खेत में आए नहीं, उसके लिए वाटर मैनेजमेंट, कचरे की मल्चिंग और हर 30 दिन में 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज की ड्रेंचिंग पौधे के तने के पास जहां पर पानी है। जिस दिन ड्रेंचिंग करो उसके दूसरे दिन पानी बंद रखो। सबसे सिंपल आसान तरीका, रोग आएंगे नहीं, आए तो रिपेयर होंगे, कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं अगर ऐसा किया। हाँ, अभी आपके पास आता हूं, आपके तौर तरीके पर आता हूं। 5x5 लगाया, 5x6 लगाया, टाइट लगाया है तो सफोकेशन होगा, अंदर बाहर हवा का वातावरण होगा नहीं, सिगाटोका आएगा, घर ही रहेगा, रिपेयर होगा नहीं, कितने स्प्रे कर लो, केवल पैसे लगाने का काम है। स्प्रे करना चाहिए अगर आ जाता है, कंट्रोल करने की विधि पर जाना चाहिए वरना पूरा खेत खराब हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का यह मतलब है कंट्रोल होता नहीं, केवल थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है। हमारे जेब से पैसे जाता तो हमको लगता है रुका है सिगाटोका। सिगाटोका फैलता कैसे है? हवा में नमी है, ज्यादा बारिश की झड़ी चल रही है, फ्लावरिंग आते समय हमारा खेत पूरा टाइट हो गया, पत्ते से पत्ता चिपक गया, हवा अंदर बाहर नहीं हो रही है, जो हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं वही का वही वहां पर सफोकेशन हो रहा है, पौधे के पत्ते के नीचे जंग के जैसे धब्बे लगते हैं, फिर पूरा पत्ता खराब होता है, फिर केले ज्यादा रुका नहीं तो केले का घड़ पकने लग जाता है, पत्तों पर जंग के डॉट डॉट दिखते हैं। यह सिगाटोका का सिम्टम है। आए नहीं उसके लिए 35 स्क्वायर फीट एक ही इलाज है। छोटी छोटी सी बातें हैं, हर विषय पर मैंने बड़ा बड़ा किसान पाठशाला यूट्यूब पर डाल रखा है, आप वहां जाइए, सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन के तरीके से सभी चीज का आप वहां पर नियंत्रण पा सकते हैं। यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण है, अगर हमें पूरे भारत को टच करना है और पूरे विश्व को टच करना है तो आपका जो फल आ रहा है उसमें फ्रूट केयर हमें करना पड़ेगा, बंच मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रवि जाट के नाम से बंच मैनेजमेंट का वीडियो किसान पाठशाला पर 28 मिनट का डला हुआ है, जिसमें एक एक बात डॉट टू डॉट बता रखी है। किसान पाठशाला के चैनल पर आप जाइए, 400 नंबर के ऊपर नीचे शायद होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, 300 या 400 नंबर के ऊपर नीचे होगा, रवि जाट बंच मैनेजमेंट फ्रूट केयर। क्या होता है? ये जैसे केले का पौधा है, सिंपल सा है, जैसे ही बंच निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है उसी समय 15 लीटर पानी में अगर आप 100 ऑर्गेनिक कर रहे हो, प्राकृतिक कर रहे हो, तो 7 ml 10,000 ppm नीम का तेल, एक शैंपू की पाउच। बंच अभी निकल के बाहर नहीं आया है, केवल ऐसा टर्न हुआ है, यहां से पत्तियां हटना चालू होगी, वहीं पर स्प्रे कर दो तो यहां पर थ्रिप्स या कुछ आएगा नहीं। दूसरा, थीमेट करके एक मिलता है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, ग्रेन्यूल होता है, थीमेट फोरेट, उसकी 10-10 ग्राम की पुड़ियां जहां से हमारा बंच ऊपर आ रहा है इस पत्ते पर बांध दो, कपड़े की पोटली इस पत्ते पर बांध दो, कोई स्प्रे नहीं करना, बंच बाहर आ रहा है उस समय थीमेट 10-10 ग्राम इस पौधे पर बांध दिया, तो बदबू इतना करता है तो यहां पर कोई थ्रिप्स आएगा नहीं। बंच मैनेजमेंट फ्रूट केयर। तीसरा,
अगर आपको और स्टैंडर्डाइज करना है तो आप बर्ड इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ही ये कमल ऊपर है तो केला यहां रहता है और यहां पत्तों का आवरण है ऊपर। तो 15 लीटर पानी में 7 ml या 6 ml एमिडाक्लोपिड आसानी से पूरे भारत में मिलती है। यह थ्रिप्स को मारने के लिए एमिडाक्लोपिड, और ऊपर बंच से 4 इंच नीचे यहां पर पंप से एक रॉड डालना है और यहां पर 50 ml के ऊपर नीचे दवाई छोड़ना है। केले के अंदर इंजेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारी भ्रांति है सभी किसानों को कि केले में इंजेक्शन डाल रहे हैं। केले में इंजेक्शन नहीं डाल रहे हैं। केले का जो कमल है, केले का कमल ऐसा आता है और इसमें पत्ते चिपके हुए रहते हैं और केले की संख्या यहां तक रहती है जहां तक ये मोटी ढिबरी है। हमें दवाई डालना है यहां पर रॉड है, इंजेक्शन से 50 ml दवाई डाली, ये दवाई 50 ml स्लिप होकर के नीचे आएगी। कब डालना है? जब ये कमल ऊपर है, कमल ने टर्न ले लिया, फिर दवाई डालोगे तो नीचे गिर जाएगी, कुछ काम की नहीं। कमल ऊपर है, यहां दवाई डाली तो स्लिप होकर के नीचे आएगी, यहां पर केलों के ऊपर आ जाएगी और जब ये टर्न लेगा और टर्न लेने पर इसका पत्ता दूर होगा और ये डंडे के केले निकलेंगे तो यहां पर ऑलरेडी दवाई लगी हुई होगी तो थ्रिप्स वहां पर अटैक नहीं करेगी। एक चीज, जैसे ही ये निकल के बाहर आता है, अगले 10 दिन के अंदर आपको 15 लीटर पानी में स्पिनोसेड 6 से 7 ml, स्पिनोसेड 100 रेसिड्यू फ्री बैक्टीरियल ग्रीन टैग वाली दवाई है। डव एग्रो का पेटेंट प्रोडक्ट है, पूरे वर्ल्ड में मिलता है। स्पिनोसेड डेलिकेट के नाम से भी मिलेगा, बायर के पास ट्रेसर के नाम से मिलेगा। बहुत ही अच्छा मोलिक्यूल है, बैक्टीरियल है। ये पानी में डालने के साथ इसके बैक्टीरिया काउंट बनते हैं और ये 100 रेसिड्यू फ्री में आता है। इस पर स्प्रे करना है, बंच पर। स्प्रे कैसे करना है? 15 लीटर पानी में 6 ml डाला, एक शैम्पू की पाउच डाली, 100 ग्राम सुक्रोज डाला, उसको मिक्स किया, हिलाया। जो हम नोजल स्प्रे कर रहे हैं वह नोजल होना चाहिए सिंगल होल की। जो हमारा पंप है, जो फवारनी डाल रहा है, वह 4-5 होल का होगा तो पानी की बूंदें गिरेगी। अगर फवारनी डालते समय एक होल है तो पानी का फोग आएगा, झाग आएगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। जितना बड़ा पंप है उसमें सिंगल होल की नोजल और केवल फोग। केलों पर कोई सा भी पानी लगना नहीं चाहिए, दाग आना नहीं चाहिए, धुआं केवल होना चाहिए। तो वह जो केला ऐसा टर्न होता है, चोंच नीचे तक के जाएगी और धुआं पूरा करेगी। पानी पिला सकते हो, ले आओ। धुआं करेगी। अभी श्रीखंड खाने का टाइम है, मैं किसानों के लिए बाइट बना रहा हूं, सॉरी। केले में सिंगल होल की नोजल से हमने अगर धुआं किया है तो ऐसा ना, केला इस तरीके से टर्न होता है। पानी का दाना आया तो यहीं रह गया और धुआं आया तो अंदर तक घुसेगा, अंदर तक घुसेगा, इसलिए सिंगल होल की नोजल। दूसरा फायदा, आपकी दवाई बहुत कम लगेगी। ट्रेसर का उपयोग कंटिन्यू कर सकते हो। डेलिकेट, ट्रेसर, स्पिनोसेड, तीनों एक ही दवाई के नाम है, अलग अलग कंपनियों के नाम है। सबसे इजी है, हार्मफुल नहीं है, 100 रेसिड्यू फ्री है, कोई इसका पेस्टिसाइड से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। रेसिड्यू फ्री में आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ग्रीन टैग दिया हुआ है। यह तरीका हो गया थ्रिप्स को हटाने का। अभी इसमें आगे एक कदम और है। फ्रूट केयर में हमें केले के पंजे कितने रखना है और उस पर ध्यान क्या देना है। इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरीके से मैनेज करोगे, फ्लावरिंग आते समय तो ही बिकेगा। मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा में इसी तरीके से मैनेज करोगे तो ही बिकेगा, वरना केला आते समय वहां जैसा छिलका दूर होता है वहां पर थ्रिप्स आ जाती है और वहां पर दाग बन जाता है, दाग लग जाता है। तो इससे बचें, इसको अवॉइड करें थोड़ा सा। दूसरा, जैसा ही ये पौधे से बाहर आया 2 से 3 स्प्रे होंगे और इसमें बंच कवर लग जाएगा। इस बंच कवर में दाने होना चाहिए। प्लास्टिक का आता है ब्लू कलर का, जिसमें होल होना चाहिए। ठंडी वाले प्रदेशों में प्लास्टिक का ही उपयोग करें, अति आवश्यक है, अच्छा रहेगा। गर्म प्रदेशों में कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। दक्षिण दिशा अगर है तो अंदर न्यूज़पेपर डालना है, अनिवार्य है। गर्म धूप ना लगे इसके लिए न्यूज़पेपर डालना है।
जिधर दक्षिण दिशा है उस तरफ से। यहां पर ये जो डंडा टर्न हो रहा है, इस डंडे पर सूखे पत्ते बांध दे या कपड़ा बांध दे, या जो पौधे के नीचे के सूखे पत्ते निकलते हैं ये सूखे पत्ते बांध दे। ये जो टर्न हुआ यू टर्न, यहां पर धूप लगता है बार 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 बार, ये छाल जल जाती है और केला भरने में सही सक्षम नहीं होता, फिर अनइवन भरता है, आगे पीछे पकता है। स्प्रे, बंच कवर, ऊपर से टॉप, ग्लास में लेके रख, ऊपर से टॉप ढकना चाहिए। 3-4 चीजें। अभी इसमें पंजे कितने रखना वो महत्वपूर्ण बात है। यह अगर हमने फॉलो किया और मार्किंग करी तो पूरे भारत में हमारा केला सबसे अच्छा बिकने को तैयार, पूरे विश्व में हमारा केला भारत का सबसे अच्छा बिकने के लिए तैयार। अभी अगर ये बंच आया है और इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे पंजे आते हैं, 8 से 15, 20, 25 तक आते हैं, तो क्या करना, रखने कितना। यहां पर छोटी सी गुठली आएगी, आपको टेप से नापना है। ये जो गुठली है इसके ऊपर अगर मिट्टी लगा रखी होगी तो जस्ट वहीं से, जिसने मिट्टी नहीं लगा रखी उसके नीचे थोड़ी सी टखनी आती है, उसके ऊपर इसको नापना है। यह अगर 32 इंच की है तने की मोटाई, पौधे के तने की मोटाई जितनी हो उसमें 4 का भाग देना है। अगर यह 32 इंच की है, 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, हेलो कितना, 8। 32 इंच का 4 का भाग दिया तो 8 आएगा। तो फिर गिनना है, ऊपर अगर छोटा पंजा है, 4, 5, 8 किलो का पंजा आ सकता है तो उसको रिमूव कर दो। अगर 20 किलो से ज्यादा पंजा है तो उसको रख लो, और जितना आया उतने पंजे रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद के सारे निकाल दो, कितने भी हो, 20, 25, 30 आते ही नहीं इतने, 32 इंच में आएंगे कितने, 10, 12, 15 तक। तो जितना तने का मोटाई उसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने पर अगर 8 आया है तो 8 रखो, उसके नीचे 2 केले छोड़ो, और जो लास्ट पंजा है वहां से कम 9 इंच लंबा डंडा रखो, वहां से कमल को तोड़ दो। ये जो कमल लटक रहा है इस कमल को तोड़ दो, सिंपल सा है। आखिरी पंजा 2 केले छोड़ना है, आखिरी पंजे और 2 केले के लास्ट के बीच में 9 इंच का रखना है और वहां से कमल तोड़ना है। ये बंच मैनेजमेंट। पानी पी लेता हूं। कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी समरी करके छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपके तक पहुंचा सकूं। अगर इतना हमने किया, मैंने उदाहरण लिया 32 इंच का, अगर 28 इंच है 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, हेलो 28 इंच में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 पंजे रखना है। 40 इंच तने की मोटाई है, 4 का भाग देंगे तो 10, तो 10 पंजे रखना है। दूसरी भाषा में अब हम इसे अगर थोड़ा सा और इजी करें या टफ करें तो 150 से 180 केले होना चाहिए, इससे ज्यादा बंच में नहीं केले होना चाहिए। 30 से 40 इंच तने की मोटाई वाले पौधे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है बंच मैनेजमेंट में जो हम सभी किसानों को करना ही चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ी है। स्प्रे करना, पंजे कम करना, बंच कवर लगाना, 3 बात। चौथी बात टैगिंग करना। टैगिंग अगर हमने किया है तो हमें पता है कि हमारा माल कब कटिंग पे आएगा। टैगिंग करने का मतलब, उदाहरण के लिए 4 सप्ताह आते हैं 1 महीने में, 1 महीने में 4 सप्ताह आते हैं, तो इसमें टैगिंग करना है। हमें क्या करना है, जैसे 1 तारीख को मैं खेत में गया या सोमवार को मैं खेत में गया और जितने बंच निकले हैं उनका, जिनका कमल तोड़ा, 1-1 केला छोड़ा और उनके पंजे रखे, तो यहां पर मुझे एक कोई से भी कलर का धागा लगाना है टैग करने के लिए। जैसे ऊन का धागा आता है वो आसानी से सस्ता मिलता है और दिख भी जाएगा। उदाहरण के लिए मैं सोमवार को पहले सप्ताह गया तो मैंने सफेद धागा लगाया। अभी अगले सोमवार को मैं गया दूसरे सप्ताह, तो भी मैंने सफेद धागा लगाया। इसमें मैं एक गठान बांध दूंगा। पहले सप्ताह वाला सिंगल सफेद था, कोई गठान नहीं थी। दूसरे सप्ताह वाला सफेद था, उसमें एक गठान थी। तीसरे सप्ताह में गया
तो मेरे को धागे का कलर बदलना है। यहां पर मैंने लगाया काला धागा, आप जैसा लगा लो, डायरी में मेंटेन करना है। चौथे सप्ताह में गया तो फिर मैंने लगाया काला, लेकिन यहां पर एक गठान लगा दी। सप्ताह में एक ही बार कमल को तोड़ेंगे, हर रोज जाकर के कमल को नहीं तोड़ेंगे, फिक्स बंच मैनेजमेंट में। अभी यहां पर डिवाइड हो गया, समझ रहे हैं आप? और ये आपके डायरी में मेंशन होना चाहिए कि पहले सप्ताह मेरे 200 बंच आए थे सफेद कलर, दूसरे सप्ताह मेरे 300 बंच आए हैं सफेद कलर एक गठान, तीसरे सप्ताह मेरे 400 बंच आए थे काला, पांचवें सप्ताह मेरे फिर 300 बंच आए थे काला एक गठान। ये ऐसा आपकी डायरी में मेंशन होगा, तो आप जब व्यापारी आएंगे तो उनको बतला पाएंगे कि भैया मेरे पास अभी यह माल कटिंग के लिए तैयार है, पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह का मिक्स होकर के कटिंग के लिए तैयार है। पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह का एक साथ 15 दिन में कटिंग के लिए जा सकता है। हम व्यापारी को बोल सकते हैं कि भैया मेरा पूरा खेत, अभी यहां पर ट्रिक क्या छुपी है, अगर आपने टैगिंग किया है, अगर आपने टैगिंग किया है, यह ड्रिप वाला हो, फ्लड वाला हो, टिश्यू वाला हो या गठान वाला हो, सबके लिए यही नियम लागू होता है। अगर आपके पूरे खेत में आपने कलर कोड करके बंच मैनेजमेंट में टैगिंग किया है तो क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको क्या होगा। 5000 पौधे हैं उदाहरण के लिए, ध्यान से समझने की बात है, वीडियो को पोस्ट करके दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। 20% का उत्पादन आपका यहां से पैसा बढ़ता है, आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, मजदूरों का लेबर पेमेंट सारा यहां से निकलता है, केवल टैगिंग को ध्यान से समझने से। और जो मित्र आधा अधूरा वीडियो छोड़ के भग जाते हैं ना, बाद में फोन करते हैं, बलराम भैया मुझे समझाओ, मत ऐसा करो। मैं पहले ही थक रहा हूं, 1-2 घंटे की बाइटें बनाता हूं, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो ताकि आपको एक एक बातें समझ में आए। मैं बतलाता हूं, 5000 पौधे अगर आपके हैं लगे हुए, तो आपने शुरुआत में कितना हुआ, 500 पौधे, दूसरी टैगिंग में कितना हुआ, 700 पौधे। आप फोन लगा के क्या बोलोगे, जो भी आपके क्षेत्र का व्यापारी है, रमेश भाई मेरे पास 500 पौधे कटिंग के लिए रेडी हैं, जिसमें 200 पौधे पहले सप्ताह के हैं और 300 पौधे दूसरे सप्ताह के हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम मेरा प्लॉट 25 केजी के ऊपर नीचे का उत्पादन देगा। तो 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 12.5, मतलब 12 टन के ऊपर नीचे मेरे पास माल है। इतनी बड़ी गाड़ी लेके आना, और 200 पौधे 7 दिन पहले के फ्लावरिंग के थे और 300 पौधे 7 दिन बाद के थे। इससे होगा क्या पता है, एक तो ये जो व्यापारी पूरे खेत में से जतर कतर देख करके कटिंग नहीं करेगा। क्या करते हैं, आपके खेत में जब कटिंग आती है, गाड़ी लगी 12 टन की, खेत में 100 लाइनें हैं, 75 लाइन में गाड़ी बन गई। अभी ये 25 लाइन का माल कौन लेके जाएगा, उसकी गाड़ी बनेगी नहीं, वो बड़ी गाड़ी लाएगा नहीं। रमेश भाई गाड़ी भेजो, रमेश भाई बोलेगा ठीक है मैं देखता हूं और कहीं माल की जुगाड़ करता हूं। जो माल नहीं कटना था वो भी कट के चले गया, और जो 25 लाइन में कटना था वो वहीं रुका पड़ा है। तो क्या हुआ, एक तो आखिरी में ना केले का वजन 5-5, 6-6 किलो तक भरता है आखिरी के दिनों में, वो कच्चा केला चले गया कट के। अभी जहां गया उसको आगे पीछे पकने में आएगा, वो क्या बोलेगा, यार ये गाड़ी का माल आगे पीछे पका। अभी इस परिस्थिति में क्या होगा कि पूरे खेत में से केवल 500 झाड़ काटना है सफेद कलर के, आप पहले ही उसको बोल दोगे क्योंकि आपकी डायरी में लिखा है। तो पूरे खेत में से गाड़ी बनी 12 टन की, ना कि ये 25 लाइनें बच गई। इस परिस्थिति में एक तो कच्चा माल चले गया और 25 लाइनों का माल बच गया, जो बिकेगा नहीं, आखिर में फिर गलत ठेले वाले को, मतलब पिकअप वाले को बेचना पड़ेगा। टैगिंग करना अनिवार्य है, आप एक्सपोर्ट करो या डोमेस्टिक में दो या लोकल में किसी चेंबर वाले को दो, टैगिंग करना अनिवार्य है। बंच कवर नहीं लगाओगे चल जाएगा, टैगिंग करने से आपका बेनिफिट मैं बतलाता हूं। अभी यहां पर 12 टन माल था और 12 टन 75% जगह में से निकल गया, तो यहां बचा कितना आपका
हेलो 2.5 टन 3 टन माल बच गया, ये 3 टन बिका नहीं। उदाहरण के लिए 10 रुपए का रेट है। अभी इस 12 टन माल में 3 टन माल आपका कच्चा है, जो आगे 3 किलो वजन बढ़ाता, 3 किलो अगली कटिंग में कटता, वजन बढ़ता, तो 30 रुपए तो उसका आपका पहले कच्चा चले गया, धारी वाला केले चले गया, जो भरता और वजन बढ़ता। और फिर 3 टन माल ऐसा रहा जो 10 रुपए में अब नहीं बिकेगा, अब 5 या 6 रुपए में बिकेगा, क्योंकि वो मोटा हो गया, वो छोटी गाड़ी वाला लेके जाएगा। तो ये जो 25 लाइनों का माल है, जो 10 की बजाय 5 में बिका 3 टन, तो 15,000 रुपए यहां पर गए एक कटिंग। 45,000 रुपए लेकर के जा रही है आपकी। समझ में आ रहा है कुछ? 5,000 पोते हैं तो 25 पंजे 75, 750 टन माल, 70 टन माल, 7,500 केजी। ये जो है द्वंद्व, ये गड़बड़ करेगा और आपका उत्पादन कहां पर रोकेगा, ये समझने की आवश्यकता है। अभी यहां पर 7 गाड़ी माल कटना है 5,000 पौधे में, एक गाड़ी में 30 से 40,000 के लगभग जा रहा है। 7 गाड़ी माल में 7 चौक 28, 2,80,000 रुपए केवल अगर आप टैगिंग करते, उससे आपका पैसा बढ़ता। और जिसको माल दोगे उसको मजा आ जाएगा अगले को बोलने में कि भैया हर गाड़ी एक जैसी पक रही है, आगे पीछे कोई हरा केला नहीं बच रहा है, कोई पीला केला नहीं बच रहा है। फ्रूट केयर में यह बहुत ही अति आवश्यक है, समझने की जरूरत है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो 4-4 5-5 बार देखो, देखने की कोशिश करो, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अपने हाथ पैर काट आप ही रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। टैगिंग करना हर किसान को अति आवश्यक है। 20 से 25% पैसा टैगिंग करने से बचता है, हम ज्यादा कमा सकते हैं। कच्चा केला कटेगा नहीं, केला समय पे कटेगा और पूरा वजन लेकर के हम पूरा केला काट कर बेच पाएंगे। यह फ्रूट केयर का टॉपिक था। अभी इसमें आता है लास्ट में आपके पास मार्केटिंग और ऑफ सीजन और रिटर्न मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया है, मैं इसे सिंपली में फटाफट लेकर के जाना चाहता हूं। मार्केटिंग के लिए एक ही चीज समझो, जो अच्छा दिखता है वह बिकता है। जिसकी हाइट लेंथ वादा बोलते हैं, जिसको लंबाई वादा चाहिए, उसके लिए मैंने फ्रूट केयर बतलाया कि 4 का भाग दे दो और उतने ही पंजे रखो, तो आपके केले की लेंथ नीचे तक की प्रीमियम आएगी। ए और बी ग्रेड का आएगा, 3 नंबर का ग्रेड आएगा ही नहीं। तने की मोटाई में 4 का भाग दो, जितना आ रहा है उतने पंजे रखो, क्वालिटी बनेगी। फ्रूट केयर किया आपने, क्वालिटी बनेगी। तो मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा या डोमेस्टिक या आपके पास ठेले वाला भी लेने आएगा तो अच्छा दिखेगा, वह बिकेगा। इसलिए मार्केटिंग के लिए आपको फ्रूट केयर करना अति आवश्यक है। दूसरी बात, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रियां आ रही है, गल्फ कंट्रियां आ रही है, जिनको केला अब भारत से चाहिए 2021 और 22 में और आगे। अभी भी कुछ ले रहे हैं। पिछले साल का इस सेशन का हमारा 6,000 कंटेनर का ऑर्डर है भारत के पास, जो पहले और कम था, पहले और कम था। अभी धीरे धीरे हम सब मिलकर के इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 3% को 30% एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपको और सिर्फ आपको अपने खेत में फ्रूट केयर करना है, बंच मैनेजमेंट करना है। पैसा कितना लगेगा वो बात नहीं मैं कर रहा हूं। जिसके पास 30 रुपए किलो का वजन हो, 30 रुपए पर पौधे का, वो 30 रुपए खिलाए। जिसके पास 100 रुपए खिलाने का वजन पैसा हो, वो 100 रुपए खिलाए। तो 100 रुपए में बंच बड़ा आएगा, 30 रुपए में बंच छोटा आएगा। लेकिन फ्रूट केयर दोनों में करना पड़ेगा तो अच्छे मार्केट में जाएगा। अच्छे मार्केट के लिए फ्रूट केयर, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अगला एडिशन आता है ऑफ सीजन में लगाएं तो क्या करें। ये मैंने जो बतलाया आपको, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का ऑफ सीजन किसको बोलते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी केले का टाइम कौन सा है? 7, 8, 9। यह प्रकृति के हिसाब से सही 60 है, एकदम सही है। 6 को इसलिए नहीं लिया कि आधा 6 आता है, 15 जून के बाद आता है। और 10 को इसलिए नहीं लिया कि अक्टूबर आधे के बाद ठंडी चालू हो जाती है। यह भी ऑफ सीजन है, यह भी ऑफ सीजन है। यह गर्मी वाला सीजन है,
ये उधर चले जाता है, इसके साथ आ जाता है 8 9 10 11 और 12 और 1, अभी 2 3 4 5, ये पूरा गर्मी वाला सीजन है, चिलिंग गर्मी, और ये चिलिंग ठंडी। आप सीजन में प्लांटेशन करें तो क्या करें, सभी आप सीजन वाले समझ लें, पौधा जहां हम लगा रहे हैं वहां उसको क्लाइमेट कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वरना पौधे में मर आएगी। अभी अप्रैल और मई में जो लगा रहे हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है। पौधे से 1 फीट पश्चिम और 1 फीट दक्षिण, गर्मी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, सनहेम, बहुत सारे मुझे पूछ रहे हैं इसका नाम क्या होता है। सनहेम के नाम से अंग्रेजी में मिलेगा, सण के नाम से निमाड़ में मध्य प्रदेश में मिलेगा, और महाराष्ट्र में ताग के नाम से मिलेगा। जो हरे पत्ते रखता है, पौधे से 1 फीट पश्चिम जहां से गर्म हवा चलती है, 1 फीट दक्षिण जहां से सूर्य की तीव्र रोशनी मिलती है। दक्षिण में गर्मी में जितने प्लांटेशन हो रहे हैं उसके लिए दक्षिण पश्चिम में सण, और 2 पौधों के बीच में 1 दाना मक्का का अति आवश्यक है। पौधा लगाने से पहले यह होना चाहिए। 15 फरवरी के बाद जो भी प्लांटेशन कर रहे हैं 15 जून तक, अगर आपके खेत में सण मक्का नहीं है तो आप पौधे को मारने की तैयारी कर रहे हो, पौधा जैसे जाएगा मरने को तैयार होगा। पौधे से जहां लगाना है उससे 1 फीट पश्चिम 1 फीट दक्षिण दिशा में एल आकार में सण लगाना है। 2 पौधों के ठीक बीच में मक्का के 2 दाने लगाना है ताकि 1 मक्का खड़ी हो। यह क्लाइमेट कंट्रोल का काम करेगा और पौधा 100 होकर के चलेगा। क्यों? क्योंकि पौधे को, केले के पौधे को 25 से 32 डिग्री टेम्परेचर और 60% ह्यूमिडिटी चाहिए जब वो सरवाइव करता है। तो बच्चा जो नर्सरी से आया है, लेब से आया है, कहीं से भी आया है, तो वह अनुकूल वातावरण से आया है, और आपके खेत में अगर गर्मी है तो उसको मरना है, कोई रोक नहीं सकता। कोई रॉकेट साइंस में कोई जादूगरी, कोई जादू की झप्पी दवा ऐसी नहीं बनी, खाद ऐसा नहीं बना जो क्लाइमेट कंट्रोल कर दे। सण और मक्का लगाना ही पड़ेगा। इसी के विपरीत ठंडी में अगर हम जाएं, दक्षिण भारत में लगाना नहीं है। दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने, दक्षिण भारत नहीं, सॉरी, उत्तर भारत, जहां ठंड चिलिंग रहती है। उत्तर भारत मतलब पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो एरिया है जहां पर ठंडी ज्यादा रहती है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी में प्लांटेशन मत करो। बाकी पूरे भारत में प्लांटेशन कर सकते हैं। तो जो पौधा है हमारा, उससे 1 फीट उत्तर और 1 फीट पूर्व सन लगाना है। गर्मी में मैंने बोला था पश्चिम और दक्षिण, गर्मी में पश्चिम और दक्षिण, ठंड में ठंडी हवाएं उत्तर पूर्व से आती है, उत्तर और पूर्व। आपको सन लगाना 1-1 फीट, और 2 पौधों के बीच में 1-2 दाने मक्का के लगाना है ताकि वो खड़े हों, और जो रात में ठंडी शीत लहर चले उसको खेत के अंदर ना आने दे, और हमारा पौधा सेट हो जाए। यह सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर इसे हम नहीं कर रहे हैं तो आपको केला लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आप केवल उस पौधे को मारने का प्रयास करोगे, और फिर आपका क्षेत्र भी बोलेगा कि भैया केले की खेती नहीं करना चाहिए, वरना गड़बड़ होती है। लास्ट में एक बात आती है, रटून मैनेजमेंट। मैं आपको लेकर के आया हूं पंचवर्षीय योजना में। 35 स्क्वायर फीट पे अगर आप जाते हैं, 7-7 फीट पर पौधा लगाते हैं और 5-5 फीट पर लाइन रखते हैं, तो रटून मैनेजमेंट सबसे अच्छा होगा, और अगले हर 8 महीने में हम नई कटिंग लेंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई सा रॉकेट साइंस नहीं है कि हर 8 महीने में कटिंग ले लें। 5x5 पे रटून अच्छी आएगी नहीं, माल बिकेगा नहीं। 5x6 पर एक बार रटून आएगी, वह भी लेने में तकलीफ आएगी। अगली रटून भी 10 से 12 महीने में ही कटिंग आएगी। दोनों ग्राफ गड़बड़ है। 5x7 में ही आप निरंतर कटिंग ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 5x7 लगाओगे तो बलराम किसान के घर बहुत सारा पैसा आने वाला है। इवन मैं एकमात्र ऐसा टिश्यू कल्चर ऑनर हूं जो पूरे भारत के किसानों को बोलता हूं कि कम पौधे लगाओ, ऐसा ग्राफ लगाओ कि एक बार प्लांटेशन करने के बाद 10 साल चलाएं और पौधा खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। एकमात्र मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो आपकी तरफ बैठकर बात कर रहा हूं। तो रटून मैनेजमेंट कैसा करें? रटून 100 सक्सेस होता है। जो भी हमारा पौधा है 5 महीने प्लस हुआ, 25 पत्ते प्लस हुआ, तो हम उसका
उत्तर दिशा में नया बेबी रख लेते हैं। अभी फ्लावरिंग आया नहीं है। सोहन भाई अंजड़ का वीडियो किसान पाठशाला पर डला हुआ है, बंच मैनेजमेंट, रटून मैनेजमेंट। अभी लेटेस्ट मैंने 4 दिन पहले डाला है कि उसका तीसरा बेबी छोड़ा है। अभी जो ये पौधा है इसका फ्लावरिंग आने से पहले हमने 2 महीने पहले बंच रख लिया, नया बेबी रख लिया था। अभी ये जिस दिन फ्लावरिंग आएगा उस दिन इसकी उम्र 2 माह की रहेगी, मतलब 1 से 1.5 फीट का रहेगा। ये फ्लावरिंग आने के 100 दिन के लगभग कटिंग पर आएगा, 90 से 100 दिन, मतलब इसकी उम्र प्लस 30 दिन, 3 माह, मतलब ये 5 माह का हो गया। जिस दिन यह कटिंग करेंगे इसका बच्चा छोड़ेंगे, अगली जनरेशन। जो 5x7 है वहीं ये कर सकते हो, 35 स्क्वायर फीट है वहीं कर सकते हो, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 है वहीं कर सकते हो। बाकी जगह करने जाओगे तो आपका प्लाट खराब होगा, बलराम को आप डांटोगे, गालियां दोगे। इसकी आवश्यकता नहीं है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 है तो 35 स्क्वायर फीट 7x5 में भी होता है, वहां मत करना, क्योंकि 5 पास में हो जाएगा, पत्ता फंस जाएगा। लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5 है तो 25 पत्ते आने के बाद 5 महीने के बाद हम नया बेबी रखेंगे, और उसकी जिस दिन कटिंग होगी उस दिन इस बेबी की उम्र 5 महीने प्लस की होगी और पूरा प्लॉट कट जाएगा। उस दिन हम तीसरी जनरेशन रखेंगे और वैसी ही साइकिल आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे, ताकि हम पंचवर्षीय योजना में 5 साल में 7 कटिंग ले सकें। ओके, बहुत सारी बातें बतला दी, जल्दी जल्दी कोशिश करी थी, लेकिन काफी वीडियो लंबा हो गया है। बार बार देखें, लगातार देखें, छोटी छोटी बाइट्स हैं इसमें, टिश्यू के लिए भी है, कंद के लिए भी है, ड्रिप के लिए भी है, फ्लड इरिगेशन के लिए भी है। और सबसे अच्छी बात है, आपको अगर सभी चीज का समरी निकालना है और आपको 100 बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर पर जाना है तो BFS पर रजिस्टर्ड हुई है। बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर पूरे भारत में एकमात्र प्रोग्राम है। बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर एकमात्र प्रोग्राम बी किसान स्मार्ट फार्मिंग के पास है। यहां का ऑफिशियल नंबर है 94 245 38 222। यूट्यूब पर किसान पाठशाला के तहत हम सीखना और सिखाना कर रहे हैं। सारे एग्रीकल्चर को हम कोशिश करना चाह रहे हैं सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन में कन्वर्ट करना, जिसके लिए किसान पाठशाला है। इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस ढेर सारे हैं, हजारों वीडियो हैं। केला, पपीता, गन्ना सभी पर मैं काम कर रहा हूं। 3 चीजों पर आपको निःशुल्क गाइडलाइन यहां पर मिलेगी। हां, आपको हाथ पकड़कर हमारे साथ चलना है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए आपको? अगर हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो 94 245 38 222 9424538222 BFS बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से जुड़िए। ₹1 प्रति पौधे का चार्जेस है और यह एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, साल भर के लिए। अगर आपके 5000 पौधे हैं तो एक बार 5000 पेड करना है। साल भर तक हम आपको हर 30 दिन में गाइडलाइन देंगे और हर 15 दिन के आपके प्लाट का वीडियो हम चाहेंगे, जिससे हमारे एग्रोनॉमिस्ट उनको देख करके रीड कर सकें और समझकर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। हर आदमी का अलग अलग डेटा रहता है, इसलिए बैलेंस फर्टिगेशन उत्तर भारत का दक्षिण भारत में नहीं प्रयोग कर सकते, पूर्व भारत का पश्चिम भारत में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आपका बैलेंस फर्टिगेशन काली मिट्टी वाला पीली मिट्टी वाले में खाद एक जैसा नहीं दे सकता है, भले एक ही कंपनी का पौधा हो, एक ही कुएं का पानी जा रहा हो। मक्का वाली जगह में और मिर्च वाली जगह में फर्टिगेशन अलग देना है, भले ही एक ही आदमी का काम हो। इसलिए आपको बैलेंस फर्टिगेशन लेना चाहिए। किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा में केवल और केवल पूरे भारत में बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग का एकमात्र, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र टैग है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग के पास, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, जो आपको केले और पपीता में, गन्ने में गाइडलाइन दे रहा है। पुनः एक ही बात कहूंगा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो, सही मेरे वीडियोस लग रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा केले किसानों तक इसे शेयर करें, पूरे भारत के हर किसान तक इसे पहुंचाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपके पास आते रहें। थैंक यू। जय जवान जय किसान। एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, यह जो बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर हमारा
प्रोग्राम है गाइडलाइन का 1 रुपए प्रति पौधे का। पूरे भारत के हर मिलिट्री के जवान, आर्मी के जवान, रिटायर्ड आर्मी के जवान के लिए फ्री है, उनके परिवार के लिए फ्री है, उनसे हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। पूरे भारत में जितने पुलिस लाइन में हैं जो कोविड-19 से हम सबको सुरक्षित कर रहे हैं, हमें घर में रखे हुए हैं और कोविड-19 से हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे पुलिस कर्मियों के लिए यह व्यवस्था निःशुल्क है। उसके साथ में मेरे किसान भाई जिनका 1 एकड़ में 3 से 4 लाख से ज्यादा का कर्ज है, उनके लिए यह व्यवस्था निःशुल्क है। जितना हो सकता है मैं आप सबको यह निःशुल्क व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा हूं। जो व्यक्ति पैसा दे सकता है उसे देना चाहिए ताकि मैं इन मित्रों को निःशुल्क व्यवस्था दे सकूं, मेरे आर्मी के जवानों को, मेरे पुलिसमैन को और मेरे कर्ज में गड़े हुए किसानों को मैं निःशुल्क व्यवस्था दे करके ऊपर उठा करके ला सकूं और वर्ल्ड वाइड उनका फ्रूट और फल हम सप्लाई कर सकें, इस लायक बना सकें। थैंक यू। मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से। आइए सभी किसान पाठशाला को एक साथ सब्सक्राइब करते हैं, मैंने कर रखा है। थैंक यू।